हेलो कमांडोज, वेलकम टू दी बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज मैं आपके साथ C2 क्लियर कंसेप्ट क्रैश कोर्स 2022 में एक बहुत ही पिवटल चैप्टर फ्रॉम 12th NCERT रिवाइज कराने जा रहा हूं, जहां हम NCERT लाइनर, NCERT एक्सट्रैक्ट और NCERT बूस्टअप पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से एनालाइज करेंगे और करीब 100 पॉइंट्स में मैं आपके सामने इस चैप्टर के वो कोर कंसेप्ट्स जिससे NTA प्रोबेबली जो है नीट 2022 के लिए क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं। कमांडोज, बिफोर वी स्टार्ट लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। ध्यान से सुनिएगा। पूरे चैप्टर में जो प्रॉमिसिंग क्वेश्चन टॉपिक्स हैं वो है नंबर 1, दैट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और किस तरह से ओपेरन हेल्डेन ने अपने थ्योरी में मेंशन किया द इंपॉर्टेंस ऑफ कीमोजेनी, केमिकल इवोल्यूशन। एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है। प्रिलिमिनरी जो चैप्टर शुरू होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, उसमें डेटा बेसिस क्वेश्चंस, कुछ अर्लियर फिलोसोफर्स और थिंकर्स ने, जो विचारक थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से जीवन की उत्पत्ति पर कुछ थ्योरीज दिए थे। पैनस्पर्मिया, स्पेशल क्रिएशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को ध्यान रखें। यह तो हो गया चैप्टर के इंट्रोडक्टरी हिस्से से क्वेश्चन। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट जो कि हैरोल्ड यूरे और स्टैनली मिलर ने कंडक्ट किया था टू प्रूव द इंपॉर्टेंस ऑफ कीमोजेनी, और हां, केमिकल इवोल्यूशन हुआ और एक्सेप्ट किया गया एज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि जीवन की उत्पत्ति, लाइफ को ओरिजिनेट होने के लिए जो बेसिक मेटाबोलाइट्स, मॉलिक्यूल्स की जरूरत थी, वो कैसे लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स पहले बने होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है और यह बात सही है, इसके प्रमाण है, एविडेंस है कि लाइफ पहली बार वाटर में आया। यहां से चैप्टर शुरू होता है। फिर लेमार्किज्म और डार्विनिज्म पे प्रश्न आ सकता है। डार्विन ने अपने थ्योरी में किन बातों को हाईलाइट किया, क्या बात उन्होंने, उनके एसेंस क्या है, व्हाट इज द इनसाइट ऑफ डार्विनिज्म, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इस पे आपको ध्यान रखना है कमांडोज। मैं ना पहले आपको बताते जा रहा हूं कि किस किस हिस्से से है क्वेश्चंस बन सकते हैं NCERT लाइनर, ये आप ध्यान दीजिए। क्लियर? एंड देन डार्विन ने वेरिएशन की बात की थी, तो डार्विन किस नजरिए से वेरिएशन को डिफाइन करते हैं? माइनर्स, स्मॉल, वेरी स्लो, राइट, एंड विथ व्हाट, सम डायरेक्शन, राइट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह से फिर ह्यूगो डी वेराइज आए, उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया, उसका क्या कंसेप्ट है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, वाकई में एक मैथमेटिकल टूल जिसके मदद से आप क्या इंटरप्रीट, क्या पता लगा सकते हैं, क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं किसी भी प्रजाति, पॉपुलेशन की, जो जनसंख्या पॉपुलेशन दुनिया में कहीं रहती है, उसके बारे में। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। फाउंडर इफेक्ट क्या है, बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है, क्या है नेचुरल सिलेक्शन, 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शंस कैसे काम करते हैं, किसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्वेश्चंस के कुछ खास दायरे हैं। फिर एक पूरा टोटल कंपैरिजन, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें हमारे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम की शुरुआत से लेके आखिरी तक टिल डेट किस तरह से एंसेस्ट्रल फॉर्म से जो है अलग अलग मेंबर्स अलग अलग समय पे जो है इवॉल्व हुए, और मैमल्स पूरी दुनिया में कैसे स्प्रेड हुए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये वो क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर से बन सकता है। ओके कमांडोज, तो इस तरह से, और फाइनली पूरी इवोल्यूशनरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, जो पूरा पहलू है, वो ह्यूमन इवोल्यूशन का है। ये चैप्टर का आखिरी दौर होगा डिस्कशन का, जहां से एक सीक्वेंशियल, कैसे हमारे एंसेस्टर्स और उन एंसेस्टर्स से हम मॉडर्न मैन टिल डेट कैसे पहुंचे, इस पूरे कहानी पर बताया जाएगा और हाईलाइट किया जाएगा कि NCERT बेस्ड किस तरह से NTA क्वेश्चन आपके सामने रख सकता है। ओके कमांडोज, तो चलिए इस तरह से हमें रिवाइज करने जा रहे हैं। प्लीज कीप एन आई, बुल्स आई ऑन द टॉपिक इवोल्यूशन, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं अराउंड 100 पॉइंट्स के साथ आपके सामने एक क्लियर कंसेप्ट चैप्टर इवोल्यूशन के साथ, जिसमें आप एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। यस, हियर वी बिगिन। सबसे पहला लाइन, जिस साइंस इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जो चैप्टर इवोल्यूशन डील्स विद द साइंस इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन के बहुरूप
और उसका पूरा इतिहास क्या रहा, उसके बनने से लेकर पहली बार वो कैसे ओरिजिनेट हुआ और कैसे एक्सेल किया, ये सारी कहानी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बताया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसकी कहानी वहां से शुरू होती है कि जिस पृथ्वी पर, जिस अर्थ पे हम हैं, वो अर्थ एक सेलेस्टियल, ब्रह्मांड का एक सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट है, एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। खुद सोलर सिस्टम अनेक गैलेक्सीज और अनेक गैलेक्सीज का समूह से जो वास्ट इन्फिनाइट यूनिवर्स। तो इवोल्यूशन को समझना एक तरह से प्राइमरीली बेसिक स्टेट पे आपको पहले पूरी यूनिवर्स के ओरिजिन से कहानी को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। इस तरह से इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, स्टार्स एंड यूनिवर्स, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की यह घटना, तब जाकर लाइफ ओरिजिनेट हुआ। क्योंकि अर्थ सिर्फ अर्थ एक प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट ऑफ लाइफ है। तो अर्थ पे वो क्या कंडीशंस रहे होंगे पहले और बाद में, जिससे लाइफ यहां एग्जिस्ट कर रहा है या ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, इस तरह से चैप्टर शुरू होता है और पूरा चैप्टर की कहानी है कि अर्थ पे धीरे 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 द होल स्टोरी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, है ना, नए नए स्पीसीज लगातार बनना और डाइवर्सिटी में एड ऑन होते जाना, दैट्स बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर शुरू होता है। कमांडोज, सबसे पहला क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जहां पर यह बात रखी गई कि सबसे जो एक असाधारण ऐसी घटना, यूनिक अद्वितीय घटना जो है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स की, करीब 20 अरब साल पहले, 20 अरब साल पहले जो है क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यूनिवर्स जो ओरिजिनेट हुआ। और खुद यूनिवर्स की पहचान क्या है, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज स्टार सराउंडेड बाय क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट, दैट इज यूनिवर्स। लेकिन ये बना कैसे? तो अगला क्वेश्चन जो है चैप्टर से कि कौन सा सिद्धांत एब लेटमेयर द्वारा दिया गया, यह सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी। कौन सा थ्योरी कमांडोज? बिग बैंग थ्योरी, जिसमें एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ ब्रह्मांड एक्सपैंड होता गया, तापमान गिरता गया और हीलियम हाइड्रोजन गैसेस कंडेंस होकर, ठीक है, धीरे 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 गैलेक्सीज, अनेक गैलेक्सीज बने, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज बनते गए। उन गैलेक्सीज में क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, और हर स्टार अपना एक सिस्टम बनाता है। फिलहाल अगला क्वेश्चन यह है कमांडोज कि हम किस गैलेक्सी को बिलोंग करते हैं? आकाश गंगा, मिल्की वे गैलेक्सी, आवर सोलर सिस्टम विथ आवर प्लैनेट अर्थ बिलोंग्स टू विच गैलेक्सी ऑफ द यूनिवर्स? अगला क्वेश्चन ये है, आंसर होगा मिल्की वे, आकाश गंगा, और फिर उसमें सोलर सिस्टम, उसमें हमारा अर्थ, जो कि आज से 4.5 यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की शुरुआत 20 बिलियन साल पहले, उसमें 15 बिलियन साल बीत गए ये सब होने में, गैलेक्सीज, स्टार, सोलर सिस्टम बनने में। बनते 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 हमारी पृथ्वी 4.5 बिलियन अरब वर्ष पहले बना। ये अगला क्वेश्चन। लेकिन पृथ्वी शुरू में एक हॉट मोल्टन मास, जिस पर जो है चारों तरफ कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। धीरे धीरे पहले क्या है, पहले लिथोस्फीयर और उसके चारों ओर एटमॉस्फेयर बना। पहले तो एटमॉस्फेयर ही नहीं बना, और एटमॉस्फेयर बना भी तो उसमें कौन से? वाटर वेपर, मीथेन, CO2, एमोनिया, यानी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ये अगला क्वेश्चन है कमांडोज, ये अगला क्वेश्चन है। कैसा एटमॉस्फेयर बना? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। छोटी छोटी बातों को आपको गौर करते हुए चलना है कमांडोज। और इसका प्रमाण क्या है? ये लिखा हुआ है, द अर्लियर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग टाइप बिकॉज, उसका कारण है, ये लिखा है एनसीईआरटी में। ये लाइन याद रखना है, क्योंकि हॉट मोल्टन बाथ से जो गैसेस निकले, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर वेपर, मीथेन, CO2, एमोनिया, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए अर्लियर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग टाइप। ये अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? फिर यूवी रे, सन, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी पृथ्वी के लिए और सभी प्लैनेट्स के लिए, ब्रोक अप वाटर। क्यों? फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन लाइटर वो तो एस्केप हो गया, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन फ्री नहीं रहता था। वो किसके साथ? एमोनिया और मीथेन के साथ रिएक्ट करके अलग अलग तरह के दूसरे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते गए, वाटर, CO2, अदर्स, और धीरे धीरे ओजोन लेयर बना। क्या बना? ओजोन लेयर फॉर्म्ड।
और पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी की सतह है उसमें एटमॉस्फेयर आया, पहले तो वो भी नहीं था, आया रिड्यूसिंग टाइप आया, और जलाशय यानी वाटर बॉडी तो था ही नहीं। द अर्लियर अर्थ सरफेस हैज डिप्रेशंस, बड़े 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 ऊबड़ खाबड़ डिप्रेशंस थे, लेकिन वाटर बॉडी नहीं था। तो वाटर बॉडी कैसे बना? बाय टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल रेन कहते हैं, वाटर वेपर फेल एज रेन, मतलब जो भाप है वो कंडेंस होकर, कूल होकर, ठंडा होकर बूंद बन के सतह पर आने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाते थे। अर्थ सरफेस पे आने से पहले ही बीच रास्ते में वाष्पीकृत, क्योंकि अर्थ का सरफेस टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। तो ऐसे टोरेंशियल रेन होते 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 कूलिंग इफेक्ट से अर्थ का टेम्परेचर जिस दिन 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम हुआ, तब जाकर फिल्ड डिप्रेशंस और ओशंस, बड़े 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 सागर बने। लेकिन उबलता हुआ पानी, क्योंकि अर्थ का सरफेस टेम्परेचर 100 डिग्री से कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से कम हुआ, लेकिन स्टिल जो है पानी, समुद्र का पानी कैसा था? गर्म था। याद रखिएगा कमांडोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गिरते हुए पानी के साथ सारे इनऑर्गेनिक गैसेस जो है वो सब जो है उसमें डिसॉल्व होके आए, और फिर वार्म वाटर, समुद्र के गर्म पानी में उनके बीच भी रिएक्शंस हुए, जिनसे सिंपल मॉलिक्यूल्स, उन सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने। लेकिन ये बातें जो आज हम जानते हैं, ये उस समय तो कोई ज्ञात नहीं था, ये तो जानकारी भी नहीं थी। तो अलग अलग लोगों ने, यस कमांडोज, कहने का मतलब है लाइफ की शुरुआत के लिए पानी की जरूरत होती है, और लाइफ पृथ्वी बनने के, है ना, पृथ्वी कब बनी? 4.5 अरब बिलियन ईयर्स पहले। उसमें से 500 मिलियन ईयर माइनस कर दो, तो लाइफ आने की शुरुआत, जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस 4 बिलियन साल पहले, लाइफ फॉर्म्ड 4 बिलियन ईयर्स बैक, यानी पृथ्वी बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन 500 मिलियन साल किसमें बीत गया? अर्थ के टेम्परेचर को कूल डाउन करके जलाशय बनाने में, वाटर बॉडी बनाने में, जिसके अंदर सारे तरह के रिएक्शंस, एक्वस मीडियम चाहिए ना, पानी का मीडियम चाहिए, वहीं तो रिएक्शंस होंगे अलग अलग तरह के सिंपल और कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बनने के लिए। लॉजिक आ रहा है सबको समझ में कमांडोज? ऐसे करके सीक्वेंस में याद रखना है, यही बता रहा है एनसीईआरटी। लेकिन इस दौरान अलग अलग, यस कमांडोज, अलग अलग लोगों ने, थिंकर्स, फिलोसोफर्स, उनको साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, थिंकर्स, फिलोसोफर्स से जो अलग अलग अपनी धारणाओं और अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर स्टेटमेंट्स दिए कि लाइफ आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो कह रहा है कि सुपरनेचुरल पावर, भगवान है, अलग अलग जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे बाइबल में कुछ लिखा है, क्या बोलते हैं, हिंदू माइथोलॉजिकल बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है कि पृथ्वी तीनों में ना लाइफ, आज पृथ्वी को आप जैसा देख रहे हैं, ओके कमांडोस, आज पृथ्वी को आप जैसा देख रहे हैं, आज पृथ्वी को आप जैसा देख रहे हैं, ओके, दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड, वो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, है ना। स्पेशल गॉड क्रिएटेड लाइफ बाय हिज डिवाइन एक्ट ऑफ क्रिएशन, ये स्टेटमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स, फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कुछ ने तो कहा कि पृथ्वी पर जीवन ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह से आया है ना। कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहा है, कॉस्मोस, पेंसपर्मिया स्पोर्स, जो पृथ्वी पे आके टकराया और यही बस गया और फिर जीवन उत्पन्न हुआ, है ना। तो ये भी थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया स्पोर्स। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि लाइफ केम ऑन अर्थ एज स्पोर्स, ये कौन सा थ्योरी, मतलब क्वेश्चन बन जाएगा, आपको याद रखना है। आंसर है पेंसपर्मिया थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। अगला है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि जीवन अचानक से सडनली किसी भी जो है डिकेइंग रॉटनिंग मैटर से बन सकता है। गीली मिट्टी में मेंढक उचक रहा है, मेंढक ऐसे जंप कर रहा है तो गीली मिट्टी से मेंढक बन रहा है। एक बहुत दिनों से अबेंडन बिल्डिंग से चूहे निकल रहे हैं, या फिर एक आपने कबर्ड खोला, उसमें से जो गेहूं के उसमें से बोरे में से चूहे निकल के कूद के चले गए तो उससे जो चूहा बना है। ऐसा नहीं होता है। ये सारे थ्योरीज, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये सारे थ्योरीज डिस्कार्ड कर दिए गए लुईस पास्चर, जिन्होंने कहा, यस कमांडोस, क्या कहा, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जीवन जो है, लेकिन वो ये नहीं समझा पाए कि पहला बार जीवन
फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ कैसे अपेयर हुआ। उन्होंने ये तो समझा दिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन गलत है, रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक शेप्ड, है ना, स्वान नेक शेप्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने डेड ईस्ट का ब्रॉथ लिया और दिखाया कि देखिए इसमें तो अब जीवन कुछ है नहीं, जो ईस्ट था उसको भी उसने गर्म करके मार डाला, तो उसमें तो कोई, इट वॉज कंप्लीटली स्टेरलाइज, नो लाइफ फॉर्म। लेकिन दूसरे फ्लास्क को उन्होंने तोड़ दिया, उसका नेक को, हवा से जो है बैक्टीरिया उसमें पहले से मौजूद था, तो उनको मौका मिल गया उस ब्रॉथ को, शुगर ब्रॉथ को इस्तेमाल करके ग्रो करने का। तो लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये लुईस पास्चर ने साबित किया, और बाकी तीनों थ्योरीज रिजेक्ट हो गए। इस तरह से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी था ऑफ दैट टाइम कि हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड, उसके लिए, लाइफ ओरिजिनेट के लिए केमिकल रिएक्शंस, बायोमोलिक्यूल्स चाहिए, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स मेटाबोलाइट्स का काम करते हैं, और मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। एक सेल के अंदर जीवन जो है, बेसिक यूनिट, उसमें जीवन की जो गुण है वो किसकी वजह से है? मेटाबॉलिज्म। लगातार वो कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस करता है, रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स, जो मेटाबोलाइट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो पहले बनना जरूरी था। तो एआई ओपेरेंस थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है, वो क्या समझाता है? दैट इज प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे आए, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रिसीडेड केमिकल इवोल्यूशन, मतलब लाइफ आने से पहले, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होने से पहले केमिकल इवोल्यूशन होना जरूरी था। यह थ्योरी इस बात को समझाता है। क्लियर? अब क्वेश्चन यह बनेगा, यस कमांडोज, कि क्या है जो केमिकल इवोल्यूशन के लिए जरूरी था? व्हाट वेयर दोस कंडीशंस ऑन प्रिमिटिव अर्थ जो शुरुआती पृथ्वी बनी, जो भी स्थितियां थी, कंडीशंस थे, उसमें क्या ऐसे कंडीशंस है जो केमिकल इवोल्यूशन को फेवर करता है? एनसीईआरटी बेस्ड ध्यान रखना है। हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का रिड्यूसिंग होना जरूरी था। क्लियर? नहीं तो सब चीजें ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, इसलिए ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर होना जरूरी था। हाई टेम्परेचर एनर्जी सोर्स, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, और दीज आर द कॉम्बिनेशन मीथेन, एमोनिया, वाटर वेपर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, मतलब इस कंपोजिशन के साथ ये तीन चीजें जो है केमिकल इवोल्यूशन को फेवर किया। दैट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, ऐसे आपको ध्यान रखना है कमांडोज। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, दैट इज इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, दैट इज मिलर्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं हम इसको, स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक फ्लास्क के अंदर अरेंजमेंट, वैक्यूम अरेंजमेंट करके मिक्सचर ऑफ एमोनिया, मीथेन विथ वाटर वेपर अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, राइट, जो है एसएल मिलर और हेरोल्ड यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने उन्हीं ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स को डिराइव किया जो अर्ली हॉट डाइल्यूट सूप, जो है गर्म उफनते हुए समुद्री पानी, जिसको जो है जेबीएस हेल्डेन ने क्या कहा था? हॉट डाइल्यूट सूप। द अर्लियर ओशनिक वाटर को उन्होंने हॉट डाइल्यूट सूप इसलिए माना क्योंकि वो एक कुनकुना उबलता हुआ पानी, राइट, जिसके अंदर अलग अलग तरह के सिंपल मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो सबका एक मिक्सचर था, केमिकल मिक्सचर था, राइट, इसलिए उन्होंने उसको हॉट डाइल्यूट सूप कहा था। अब पॉइंट टू बी नोटेड, इसको किसने प्रूव किया? तो हेरोल्ड यूरे एंड एसएल मिलर, स्टैनली मिलर, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट जस्ट इट प्रूव एंड सपोर्ट कीमोजेनी, केमिकल इवोल्यूशन, जिसके वजह से मोर और लेस वो एक्सेप्ट किया गया। ओके कमांडोज, तो ये पॉइंट आपको इस तरह से ध्यान रखना है। और उस क्लोज फ्लास्क में किसका मिक्सचर? वाटर वेपर के साथ, किस टेम्परेचर में? ये डेटा अच्छे से आप याद रखिएगा। क्लियर एवरीवन क्लियर? विथ रेशियो ऑफ 2:1, है ना, 2:1:2, इन तीनों की कॉम्बिनेशन 2:1:2 के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पर जो है मिक्सचर, तब जाकर ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स एलेनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड मिला। क्लियर? इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बाकी सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ कैसे आया? नो आइडिया, लेकिन ऐसा मानते हैं फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म
एग्रीगेट्स ऑफ जाइंट मॉलिक्यूल्स, जिसको ओपेरन ने कोआसर्वेट कहा, सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर कहा, ठीक है, वो 3 बिलियन साल पहले बने। लेकिन फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जो सिंगल, प्रोबेबली एक सिंगल यूनिसेलुलर सेल रहा होगा 2000 मिलियन ईयर्स पहले। ऐसे करके आपको ये डेटा याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज इन्हीं डेटा का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि यहां पर लिखा रहे 3 मिलियन, गलत, 3 बिलियन है। यहां लिखा होगा 2000 की जगह 3000 मिलियन, ये भी गलत डेटा। तो ये है वो एनसीईआरटी लाइनर पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। क्लियर? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तभी तो आप करेक्ट इनकरेक्ट पैटर्न को सही तरह से टिक कर पाओगे। क्लियर? नाउ फाइनली जो फर्स्ट लाइफ अराइव्ड इन वाटर, बायोजेनेसिस, जिसमें क्या हुआ, व्हाट बायोजेनेसिस स्टेट, कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बनने के लिए इवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, ये बायोजेनेसिस का स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन, बायोजेनेसिस का क्या मतलब है, ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर? इस पर्टिकुलर डायग्राम से, ओके कमांडोज, गौर करिएगा, इस पर्टिकुलर डायग्राम से अब आप इस बात पर एम्फसिस करेंगे कि एक तो लेबलिंग से याद रखना है, कौन सा चीज कहां है इनमें से। तो एक तो ये वाली लेबलिंग याद रखिए, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहां मिक्सचर को जो है इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज से जो है उसको एनर्जी देकर रिएक्शन करवाया गया। इस तरह से आपको ये देखकर याद रखना है। क्लियर? तो ये डायग्राम बेस्ड लेबल्ड अनलेबल्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से पूछा जाएगा। क्लियर? क्योंकि उस डायग्राम को स्कैन करके मान के चलिए ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं दिया होगा और लिखा होगा कि बताइए इस स्पार्क डिस्चार्ज फ्लास्क में किन गैसेस का मिक्सचर, ये डायग्राम दिया रहेगा और इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, है ना। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन जो प्रेजेंटली एनटीए नीट पैटर्न में फॉलो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स थ्योरी। इस पैराग्राफ से अब क्या क्वेश्चन बनेगा, इसकी शुरुआत कैसे होती है कि अर्लियर जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है उसके 3 सिद्धांत है, उसके 3 कथन, देयर आर 3 कॉनोटेशंस, मान्यताएं हैं कि जीवन जो है पृथ्वी पर एज सच ही था, जो डाइवर्सिटी आज है ऐसा ही रहेगा और आगे भी ऐसे ही रहेगा, और पृथ्वी ज्यादा पुराना नहीं, मात्र 4000 साल पहले। ये सारी बातें एक सिरे से नकार दिया 19वीं सदी के मध्य में, ठीक है, 1858-60 के आसपास चार्ल्स डार्विन नामक प्रख्यात वैज्ञानिक, जिनको 22 साल की उम्र में, ठीक है, इंग्लैंड के जो है राजघराने का रॉयल शिप HMS बीगल में पूरी दुनिया का जो है वॉयज सफर करने का मौका मिला और उन्होंने अपने वैज्ञानिक अध्ययन को जारी रखते हुए 5 साल तक छोटे बड़े द्वीप और बड़े बड़े जो है महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स वगैरह में विजिट करके कुछ कंक्लूजन्स और अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ आए और उसके बाद उन्होंने कुछ उस पर काम करते हुए प्रपोज किया द फर्स्ट एवर एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब उनका क्या मानना था कि जब सिमिलैरिटीज एंड डिफ्स, पूरी दुनिया घूम के कहा कि जो एग्जिस्टिंग पृथ्वी पे सारे जीवन के रूप है वो कहीं ना कहीं आपस में सिमिलर है और डिसिमिलर भी है, ना केवल एग्जिस्टिंग के साथ बल्कि जो एंसेस्टर्स जो पूर्व में रहे होंगे उनके साथ भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज रहे और डिसिमिलैरिटीज तो रहेंगी समय के साथ। तो इतना समय, तो इसलिए उनका कहना था कि खुद पृथ्वी को बनने में इतना समय लगा, पृथ्वी पर जीवन आने में इतना समय लगा, तो ये तो बात सही नहीं है कि 4000 साल पुराना पृथ्वी है। क्लियर? तो क्वेश्चन, तो उनका कंक्लूजन क्या था कि यानी इवोल्यूशन हुआ है पृथ्वी पर और यानी लाइफ फॉर्म्स। अब डार्विन ने यह नहीं समझा कि पहली बार जीवन कैसे आया, लेकिन जीवन के रूप, लाइफ फॉर्म्स, एक प्रजाति जीवन का एक रूप, A species is a form of life। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ पृथ्वी पर कैसे बने ये डार्विनिज्म समझाता है और उन्होंने कहा कि ये ग्रेजुअल स्लो स्टडी प्रोसेस है, समय लगा इस पे। क्यों, क्या कारण है, कहां समय लग गया, किस कारण से लग गया, इस बात को उन्होंने फिर अपने उन ऑब्जर्वेशन से समझाया। ध्यान से देखिए कमांडोज, ये स्टेटमेंट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, व्हाट इज द करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, जो है सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डार्विन। तो दुनिया की किसी भी प्रजाति एक्स, है ना, सही बात है, किसी भी प्रजाति एक्स को आप देख लीजिए, उसमें वेरिएशंस तो होते ही हैं।
क्योंकि किसी भी स्पीसीज के कोई भी मेंबर एक जैसा नहीं, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है, छोटे छोटे वेरिएशन सब में है कहीं ना कहीं, उन्होंने ऐसा कहा। और उन्हीं वेरिएशंस में से कुछ यूजफुल वेरिएशंस, क्योंकि समय चेंज होता गया लाखों करोड़ों साल के अंदर, ठीक है, और उनके चलते हुए उन्हीं में से कुछ वेरिएशंस यूजफुल समय के साथ, और उन लोग सरवाइव कर गए, दूसरे डिसअपियर हो गए, कम हो गए। तो जो सरवाइव कर गया वो फिट है, और दूसरों से ज्यादा वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस शो करने लगा, आउट ब्रीड अदर्स। तो डार्विन ने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही जो है अल्टीमेट फिटनेस माना, कि हर स्पीसीज इवॉल्व करने के लिए अपने आर वैल्यू, बायोटिक रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन और अचीव करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोजेनीज, अपने ऑफस्प्रिंग्स, अपने जनरेशंस के नेक्स्ट मेंबर्स को जो है एग्जिस्टेंस में ला सके। क्लियर? और ऐसा बहुत सालों तक होते 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 नए स्पीसीज यानी एंसेस्टर्स से बिल्कुल अलग हटकर उनके अंदर वही छोटे छोटे वेरिएशंस हेरिटेबल होते होते जमा हो जाएंगे और अपने मूल, अपने ओरिजिनल एंसेस्टर से अलग। इसी को उन्होंने अपने थ्योरी में की कंसेप्ट वर्ड से समझाया, ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट, जिसमें इंपॉर्टेंस मतलब कॉमन एंसेस्ट्री से ही जो है अलग अलग स्पीसीज बनते हैं। क्लियर कमांडोज? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन जब डार्विन काम कर रहे थे उसी समय डार्विन ने एक बहुत खास आइलैंड पे जाके ऑब्जर्वेशंस किया, गैलापागोस आइलैंड, साउथ अमेरिका के कोस्ट से 253 नॉटिकल माइल जो है 13-15 आइलैंड्स का जो है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स गैलापागोस आइलैंड पे। वैसे ही अल्फ्रेड वेलेस भी एक साइंटिस्ट रहे और वर्कड इन मलय आर्पेगिलो, जियोलॉजिस्ट थे वो। उन्होंने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को बहुत इंपॉर्टेंस माना, वो सिर्फ एनिमल्स पर काम कर रहे थे, ठीक है, मलय आर्पेगिलो आइलैंड पर काम कर रहे थे, और उनके कुछ कहने पर जो है डार्विन प्रभावित थे। अल्फ्रेड वेलेस वर्कड इन मलय आर्पेगिलो आइलैंड। तो ये मैच द कॉलम पैटर्न से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन साइंटिस्ट कहां कैसे काम किया, ठीक है, और क्या काम किया, क्या स्टेटमेंट दिया, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखिएगा कमांडोज। एंसेस्टर्स, अब एंसेस्टर्स की बात आती है तो एंसेस्टर्स प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स, क्योंकि वो तो जियोलॉजिकल साइंस पर काम कर रहे थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा, प्रेजेंट डिफरेंट स्पीसीज इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ की पूरी हिस्ट्री, जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर रिकॉर्ड किया गया। और एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल साइंटिफिक कैलेंडर होता है जिनमें एराज, हर एरा के पीरियड्स के अंदर इपॉक्स, मतलब ये सीक्वेंस है, इपॉक्स, पीरियड्स, एराज। व्हाट अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल कंप्राइज ऑफ, यही क्वेश्चन आ जाए क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन बनी हुई है। तो डिफरेंट, ये डायरेक्ट एविडेंस है इवोल्यूशन का, क्योंकि पृथ्वी की सतह और पृथ्वी शुरू से एक जैसा नहीं रहा, उसके सरफेस पे चेंज आता गया, हर सरफेस के ऊपर एक नया सरफेस जो है कवर करता गया, और नीचे सेडिमेंट्स बनते गए। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं इसको, सेडिमेंट्स ऑफ अर्थ, और हर सेडिमेंट में कुछ ना कुछ फॉसिल्स मिलते हैं, डेड रेमनेंट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हार्ड पार्ट उनके जो अलग अलग सदी में। तो डायरेक्ट एविडेंस इसलिए कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्यों? क्योंकि होल अर्थ, पूरी पृथ्वी एक किताब की तरह है, ध्यान रखिएगा कमांडोज, जिसके हर परत एक पन्ने की तरह है, और हर पन्ने पे जो लेटर्स की तरह कौन मौजूद है जो बयान करता है, व्यक्त करता है कि पृथ्वी उस एरा में, उस पीरियड के इपॉक में कैसा रहा होगा। ओके कमांडोज, एराज कई अरब वर्ष के होते हैं, पीरियड्स कुछ मिलियन, इपॉक्स कुछ लाख, और है ना, रीसेंट टाइम पीरियड इपॉक्स। क्लियर? इस तरह से, इसलिए उसको डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन माना गया है। और जो कि ये कहता है कि जब आप अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि लिखा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन पैटर्न बनते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या इनकरेक्ट, उस समय एनसीईआरटी की ये लाइंस, मेन ऐसे लाइंस जो आमतौर पे दिमाग पे सेट नहीं रहता है, वो आपको ऐसे याद रहना चाहिए। क्या जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ का संबंध है कि अर्थ पे बायोलॉजिकल हिस्ट्री क्या रहा,
लाइफ के अलग अलग फॉर्म्स उस समय पे, उस दौर में, क्योंकि जैसा भी एनवायरनमेंट था उसी तरह के ऑर्गेनिज्म थे, उनका शरीर भी वैसा था और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी वैसी थी। उस वातावरण को, वो समय खत्म हो गया, दूसरा कंडीशंस बन गया, वो धीरे 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 मर के दब गए, दूसरे और लिविंग फॉर्म्स आ गए। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कमांडोज, गौर करिएगा, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की यही खासियत है। फॉसिल स्टडी, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हम फॉसिल्स की स्टडी करके इस बात को सही साबित करते हैं कि जितना सेडिमेंट डीप होगा, लेयर ऑफ अर्थ डीप होगा और उसमें पाए जाने वाला फॉसिल वो फार एंसेस्टर होगा, है ना, दूर का एंसेस्टर होगा, पहले का एंसेस्टर होगा। और जितना क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, जितना ऊपरी सतह होगा, क्लोजर टू सरफेस ऑफ अर्थ, उतना रिसेंट एंसेस्टर है वो। दिस इज कॉल्ड, और हम फॉसिल स्टडी और उसके बारे में कितना साल पुराना था, वो कितने पुराना था, ये कैसे पता लगाते हैं? दो तरीके, एक रिलेटिव डेटिंग होता है, एक होता है आपका रेडियो एक्टिव डेटिंग, जिसमें कार्बन डेटिंग सबसे कॉमनेस्ट इस्तेमाल किया जाता है अक्सर, ठीक है। पोटेशियम डेटिंग भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, जो अर्नस्ट हैकेल ने सबसे पहला एविडेंस दिया, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस इन फॉर्म ऑफ इट्स रिकैपिटुलेशन बायोजेनेटिक लॉ, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। हर अलग अलग जो ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स की एम्ब्रियोस को, जैसे वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, मछली है ना, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन चारों के एम्ब्रियोस को अगर हम कंपेयर करें तो सर्टेन स्टेज तक उनमें सिमिलैरिटी, और जैसे जैसे वो अडल्टहुड की और आगे डेवलप होता है, चीजें जो है चेंज होती जाती है, और जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर था या तो वो डिसअपियर हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे कि उन्होंने समझाने की कोशिश की, रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट, वो तो सभी एम्ब्रियो में होता है, लेकिन रिटेन कहां करता है? फिश में। बाकी सब में वो या तो कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म, या डिसअपियर हो जाता है। लेकिन इस बात को डिस्प्रूव, इस बात को अमान्य माना किन्होंने? कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर कमांडोज? ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड ये लाइन, ऐसा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अभी थोड़ी देर पहले हम फॉसिल्स की बात कर रहे हैं, और सबसे बेहतरीन फॉसिल स्टडी जो है डायनासोर्स और हॉर्स का हुआ है। तो डायनासोर्स की आप यहां सीरीज देख सकते हैं। यहां से आपको मेन जो याद रखना है, ये कार्निवोरस, बाकी ये भी कार्निवोरस है, लेकिन ये लिविंग है और ये एक्सटिंक्ट है। ये रिसेंट लिविंग थिकोडोंट कार्निवोर है, रेप्टाइल है। कौन? क्रोकोडाइलिया। और ये एक्सटिंक्ट डायनासोर है, और कार्निवोरस बाइपेडल फ्लाइंग रेप्टाइल, फ्लाइंग डायनासोर और रेप्टाइल कौन है? ये वाला। इस फ्लो चार्ट से आपको ये मेन याद रखना है, ठीक है। लॉन्ग नेक टेल के साथ क्वाड्रपेडल और हर्बीवोर, पेड़ पौधे खाने वाला हर्बीवोर, ठीक है, दैट इज ब्रैंकियोसॉरस। फिर ये स्केल्ड है ना, हॉर्नी स्केल्ड जो है पीठ पे डॉर्सल साइड के साथ विथ टेट्रावर, ये भी हर्बीवोर था। ये भी हर्बीवोर, लेकिन इसके पास थ्री हॉर्न्ड और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल, आर्कियोप्टेरिक्स। क्लियर? तो इन सबके नाम, या यही डायग्राम स्कैन करके इसके बारे में पूछ ले, इसके बारे में, या इनके जो नाम है उनका इस्तेमाल करके ऑप्शंस बन के भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आपको याद रखना है। इन सब में से ये कार्निवोरस, कौन सा डायनासोर? ये कार्निवोरस और बाइपेडल, दो पैरों पे, देख सकते हैं आप। मेन बाइपेडल सिर्फ एक ही था। क्लियर? और लिविंग कौन है? बाकी सब एक्सटिंक्ट है, सिर्फ लिविंग थिकोडोंट करके क्वेश्चन आएगा, क्रोकोडाइल। क्लियर? नाउ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ओके कमांडोज, ध्यान से देखिएगा क्या मैं बात कर रहा हूं अब। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी भी एक एविडेंस है, यानी अलग अलग एंसेस्टर्स के साथ, प्रेजेंट सबके साथ कंपेयर करेंगे तो आप बॉडी के स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पाना। क्या ये एविडेंस हो सकता है? यस। अब कैसे? उसमें सबसे मेन है होमोलॉगी, और होमोलॉगी के लिए आपको तो बस एक ही बात याद रखना है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, डिफरेंट इन फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। अलग अलग हैबिटेट में, इसलिए वही स्ट्रक्चर को अलग अलग तरह से फंक्शनली काम करना पड़ता है।
तो होमोलॉगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किस तरह की इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। यही बात यहां पर लिखा हुआ है। तो वेल, बैट, चीता, ह्यूमन सब मैमल्स हैं, सेम ग्रुप तो मैमल ही है, और सबके फोर लिम्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, क्योंकि अंदर बेसिक हड्डी का ढांचा स्ट्रक्चर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कहीं ना कहीं एक ही है, लेकिन कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं जिससे कि वो फंक्शनली अलग हो जाते हैं। अब आप फ्लाइंग मैमल, बैट है, उड़ता है वो तो, घोड़ा दौड़ता है, चीता दौड़ता है, मैन वॉक करता है। यस कमांडोज, ध्यान से देखिए आप। वेल तो क्या है, स्विमिंग, उसके फ्लिपर्स बन जाते हैं। यस, नाउ वर्टिब्रेट हार्ट, इवन सारे वर्टिब्रेट्स का हार्ट स्ट्रक्चरली चैम्बर्ड, दिस इज होमोलॉगी, लेकिन फंक्शनली डिफरेंट, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि फिर चैम्बर्स भी अलग अलग तरह से होते हैं, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, इनकम्प्लीटली 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, फंक्शनली डिफरेंट। ऐसी ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सब बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उसमें फंक्शनल एरियाज अलग अलग है। और होते होते मैमल्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, और मैमल्स में भी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट प्राइमेट मैमल्स। तो इंटेलिजेंस इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन, जो कि अलग है। वैसे प्लांट्स में थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविला एंड कुकुरबिटा, तो जो ये एग्जांपल है वही हम डायग्राम के थ्रू अब देखने वाले हैं। वैसे नेक्स्ट है एनालॉगी, एनाटॉमिकली बिल्कुल अलग, स्ट्रक्चरली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फंक्शनली सेम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। सही बात है, कहां इंसेक्ट कहां बर्ड, दोनों में विंग्स होते हैं। एक आर्थ्रोपोडा, दूसरा कॉर्डेटा, एव्स, इंसेक्टा क्लास, और कहां बर्ड क्लास, एव्स, डिफरेंट ग्रुप्स, लेकिन उनके बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे बट फंक्शनली सेम। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ऑक्टोपसाई मैमल, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सेम। यस, फंक्शनली सेम, और डिफरेंट ग्रुप है। कहां एक मोलस्का मेंबर और मैमल्स कहां पर। वैसे फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, डॉल्फिन मैमल है, पेंगुइन बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड्स है, लेकिन फ्लिपर्स वही, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सेम। तो ये सारे एग्जांपल, स्वीट पोटैटो, स्टेम मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफिकेशन, इवन बायोकेमिकल एविडेंस में यस, सभी के अंदर बेसिक डीएनए के सीक्वेंस, कोडॉन्स आर यूनिवर्सल सब में। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंसेस्ट्री सिमिलरिटी बिटवीन ऑल लिविंग बीइंग्स। ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स, खासकर जो एंजाइम बनाने वाले प्रोटीन्स हैं। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी यहां से पूछ सकते हैं, कोई भी दो को कंपेयर करके पूछेंगे कि हाउ दे आर सिमिलर, है ना, हाउ दे आर सिमिलर फंक्शनली और स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर, फंक्शनली डिफरेंट। ऐसा देख के आपको सही स्टेटमेंट को मार्क करना है। क्लियर कमांडोस? फाइनली कमांडोस, अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने बात किया वो सब क्या साबित करते हैं? नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल प्रोसेस। इस दौरान इंसानों ने भी क्या आर्टिफिशियल, तो क्वेश्चन नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आएगा कि हाउ आर्टिफिशियल सिलेक्शन डिफर फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इकोनॉमिकली बेनिफिशियल टू मैन टू चेंज द ब्रीड, सुपीरियर ब्रीड, नस्ल को और बेहतर बनाना सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। लेकिन नेचर ऐसे काम नहीं करता, नेचुरल सिलेक्शन स्लो होता है, वो नेचर ड्रिवन फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन पूरा होल सोल इंसानी डिजायर का नतीजा है। तो जितने भी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स प्लांट्स एनिमल्स पे किए जाते हैं उसमें एक चीज है, क्रिएटेड ब्रीड्स डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स। डॉग स्पीसीज है लेकिन उसके फिर ब्रीड्स। इंसान अपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कम समय में स्पीसीज नहीं बना सकता, क्योंकि वो जिन ऑर्गेनिजम्स को टारगेट करके बनाने की कोशिश करता है उनका अपना एक लाइफ स्पैन है, राइट? उनका एक अपना लाइफ स्पैन है, उनका अपना एक बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी है, और इवोल्यूशन इज अ स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस बाय नेचुरल सिलेक्शन। जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन अकर्स विद इन सम ईयर्स, और वो तो लॉन्ग बैक इन बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पे होता है। क्लियर? तो इस तरह से इस लाइन को पढ़ने के बाद, है ना, इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, उसमें एक ही प्रजाति स्पीसीज के अंदर केवल ब्रीड, नस्ल की को बेहतर सुपीरियर बनाया जा सकता है, नया स्पीसीज नहीं लाया जा सकता। क्लियर? ऐसे आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट से। सो कमांडोज, नेक्स्ट बेटर एग्जांपल, वन ऑफ द
प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो क्वेश्चन ओरिएंटेड है चैप्टर से, वो है इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, विच इज अ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड डायरेक्शनल मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म एक ऐसी घटना जो कि इंग्लैंड में पाया गया, एक एक्सपेरिमेंटल जो नेचुरल सिलेक्शन को प्रूव करता है। बिस्टन बेटुलुरिया नामक एक पेपर्ड मॉथ जो है, एक इंसेक्ट, उसके दो वेरिएंट्स है, एक डार्क विंग्ड और एक व्हाइट विंग्ड, डार्क विंग्ड व्हाइट विंग्ड। लेकिन ऐसा पाया गया ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, बिफोर, दो ही कंडीशन, क्वेश्चन ऐसी बनेगा, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सा वेरिएंट ज्यादा परसेंटेज में सर्वाइव कर रहा था? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन अनपॉल्यूटेड यानी हवा में स्मोक पॉल्यूटेंट्स नहीं थे, और द ट्री वॉज फिल्ड, पूरे चारों तरफ आसपास अर्बन हो, विलेज एरिया हो, पूरे जो पेड़ पौधे हैं उन पर लाइकन्स ग्रो करते थे, और लाइकन्स का ग्रो करना एक इंडिकेटर है कि वो अनपॉल्यूटेड एरिया है, क्योंकि पॉल्यूटेड एरिया में लाइकन ग्रो नहीं कर सकता है, जिसके वजह से सारे पेड़ पौधों के ब्रांचेस जो है मोर और लेस जो है एक व्हाइट बैकग्राउंड में था। यस, तो व्हाइट विंग्ड मॉथ को कैमोफ्लेज करके मौका मिलता था ज्यादा सर्वाइव, फेवर, इट इज अ साइन ऑफ फेवर। और जो डार्क विंग्ड थे उनकी परसेंटेज, वो गायब नहीं हुए, उनकी परसेंटेज कम था, क्योंकि अक्सर वो अपने प्रेडेटरशिप के अधीन हो जाते थे, शिकार हो जाते थे, आसानी से बैकग्राउंड में दिख जाते थे और उनको, उनके जो बर्ड्स वगैरह उनको खा लेते थे। लेकिन यही फिर 90 के दशक के आसपास जब इंडस्ट्रियलिज्म आया, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, धुआं पॉल्यूशन के कारण अर्बन एरियाज में, गांव में नहीं, अर्बन एरियाज में पेड़ पौधे जो है किससे ढक गए? डर्ट, स्मोक, काले धुएं से, और उसके जो कोल्टार पूरे उसके जमा हो गए, लाइकन्स गायब हो गए, पेड़ों की सफेदी चली गई, काले बैकग्राउंड के। अब किसको मौका मिला? वही वेरिएंट्स जो परसेंटेज में काम हो गए थे, ब्लैक, उनको अब ढकने का मौका मिल गया, खुद को बचाने का मौका मिल गया। और व्हाइट विंग्ड जो है, क्योंकि अब डार्क विंग्ड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन सर्वाइव कर गए, ठीक है ना। तो ये है ना, नो वेरिएंट, ऐसा नहीं कि दूसरा बिल्कुल गायब ही हो गया, लेकिन रिड्यूस हो गए, क्योंकि फिलहाल एनवायरमेंट किसको फेवर कर रहा है? द हॉस्टाइल एनवायरमेंट फेवरिंग वन वेरिएंट एंड नॉट फेवरिंग अनदर वेरिएंट। आ गई मेरी बात समझ में? तो कहने का मतलब है वेरिएशंस, है ना, कौन से वेरिएशंस? पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन मौजूद था, लेकिन बस मौके का इंतजार है और उभर के आएगा। दिस इज नेचुरल सिलेक्शन, कि बदलते हुए एनवायरनमेंट में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कब फिट बैठ जाए और फेवर कर जाए, यूजफुल वेरिएशंस हो जाए, ये समय बताता है। आगे बात समझ में? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑन नेचुरल सिलेक्शन बाय डायरेक्शनल मोड, है ना, डायरेक्शनल मैकेनिज्म। क्लियर कमांडोज? तो ये उसका आपके सामने प्रेजेंटेशन है, एनसीईआरटी से ये डायग्राम भी स्कैन करके क्वेश्चन आ सकता है, उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये डायग्राम है, ठीक है, जिसमें ये छुप जाते हैं और ये प्रेडेटरशिप में आ जाते हैं, और बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये छुप जाते हैं। यस, कौन? ये छुप जाते हैं, इनको फेवर करते हैं, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसे करके आपको याद रखना है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये बच जाते हैं, ज्यादा सर्वाइव करते हैं, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये आसानी से पकड़ जाते थे प्रेडेटर्स। ऐसे करके भी क्वेश्चन आएगा, मतलब ये डायग्राम स्कैन कर देंगे और स्टेटमेंट में जो लिखा रहेगा उसमें आपको ये बात ऐसे ध्यान रखना है। ओके कमांडोज, एवरीवन क्लियर? एवरीवन? यस। तो फिर अब हम बात करेंगे एडाप्टिव रेडिएशंस के बारे में। यस, ओके कमांडोज, द क्वेश्चन इज कि अगर अब हम बात करें एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है, एडाप्टिव रेडिएशन, तो एडाप्टिव रेडिएशन अपने आप में एक बायोलॉजिकल इवेंट है। क्लियर? ये अपने आप में एक बायोलॉजिकल इवेंट है जो कहीं ना कहीं नेचर में लगातार चल रहा है, जिसमें क्या होता है, व्हाट इज दिस डेफिनेशन या मैकेनिज्म ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, एनसीईआरटी इसको कैसे डिफाइन करता है, दैट्स द पॉइंट। तो इसमें आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, राइट। क्वेश्चन ये है कि प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया से शुरू होकर, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर हैबिटेट्स, एक जगह से शुरू होकर धीरे धीरे अलग अलग हैबिटेट्स की और बढ़ते हुए नए नए स्पीसीज बनना ही एडाप्टिव रेडिएशन है।
दैट्स एनसीईआरटी डिफाइंस। अब इसके लिए क्या कारण है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, मैं बात करूंगा उस पे, लेकिन इस एडेप्टिव रेडिएशन को डार्विन ने बहुत अच्छी तरह से अपने क्लासिकल एग्जाम्पल के साथ समझाया। और वो दो क्लासिकल एग्जाम्पल्स ध्यान से देखिए कमांडोज, यानी ये दो क्वेश्चन पैटर्न हो गए। मैंने पहले ही आपको कहा है एडेप्टिव रेडिएशन एक क्वेश्चन फॉर्मिंग पॉइंट है एनसीईआरटी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवॉर्ड। डार्विन फिंचेस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये दोनों ही एडेप्टिव रेडिएशन शो करता है, पहले बात तो है करेक्ट, लेकिन दोनों का जो टेरिटरी है वो अलग अलग है, एक आइलैंड का है और एक कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया एक आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है और आइलैंड तो आइसोलेटेड होता ही है। आइसोलेटेड टेरिटरी, स्मॉल एरिया, कौन? गैलापागोस आइलैंड, है ना। जाइंट टॉर्टोइस गैलापागोस में पाए जाते हैं, इसलिए उसको गैलापागोस आइलैंड कहा गया है। 13 से 15 आइलैंड्स का एक समूह, एक ग्रुप, जो कि साउथ अमेरिका के जो है कोस्ट नियर इक्वेटर 253 नॉटिकल माइल दूर जो है एक छोटे छोटे आइलैंड्स का एक समूह गैलापागोस आइलैंड, वहां पाए जाने वाले स्मॉल ब्लैक बर्ड्स के 13 अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग वेराइटीज की स्पीसीज जो है एक बेहतरीन उदाहरण है, जिनको बाद में डार्विन फिंचेस नाम दिया गया। ठीक है, तो कैसे वो एक खास एग्जांपल से देखते हैं कि डार्विन फिंचेस जो है उनकी क्या खासियत है कि जो मेनलैंड साउथ अमेरिका के मेनलैंड में एंसेस्ट्रल उनके जो बर्ड्स रहे हैं वो ओरिजिनल सीड ईटिंग थे, क्लियर। लेकिन फिर जो आइलैंड्स में पाए गए उनके जो नेक्स्ट जो सारे डिसेंडेंट्स पाए गए, धीरे धीरे उनसे जो और स्पीसीज मेनलैंड के बने, वहां जाके आइसोलेट होके वो इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन अलग अलग फीडिंग हैबिट, अलग अलग तरह की फीडिंग हैबिट, रिसोर्स पार्टीशनिंग करते हुए, यस दैट्स द पॉइंट, क्योंकि वहां रिसोर्सेज की कमी नहीं थी तो सबने जो है अलग अलग तरह के फूड रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर, अपना बॉडी साइज, बीक शेप और फीडिंग हैबिट बना लिया। ठीक है, तो ये कारण था, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स जो शेप ऑफ बीक और फीडिंग हैबिट्स उनके अलग अलग थे, जिससे कि उनके बीच आपस में कोई कंपटीशन नहीं था। ये एक सबसे बड़ा जो रीजन मिला कि कम से कम समय में, कम एरिया में इतने अलग अलग तरह के स्पीसीज कैसे बन गए। वाकई में ही गैलापागोस आइलैंड बायोलॉजिकल पैराडाइज है टू स्टडी एडेप्टिव रेडिएशन और नेचुरल सिलेक्शन को समझना। तो इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल। तो अपनी बात को साबित करने के लिए यस कमांडोज ध्यान से अब देखिए, सबसे पहले तो ये डायग्राम्स है, इन सारे डायग्राम्स में क्या डिफरेंस है कि आप सबका हेड का शेप, हेड का साइज और बीक का साइज, बड़ा हेड बीक, तो ये अच्छे से जो है सीड्स को, बड़े बड़े सीड्स को आसानी से जो है फ्रूट्स को, हार्ड फ्रूट्स को जो है ये तोड़ के खा सकता है, जबकि ये नहीं खा सकता। तो सबने अपना अपने हिसाब से अलग अलग तरह के खाना, फीडिंग हैबिट सबका आना ही है ड्यू टू शेप ऑफ द बीक, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है। क्लियर कमांडोज। तो शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी एंड शेप ऑफ द बीक ड्यू टू डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट्स। क्लियर, इस डायग्राम से ये आपको याद रखना है, यही लिखा है, वैरायटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस एंड फाउंड इन डार्विन फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड। अब एडेप्टिव रेडिएशन को समझने के लिए आप सबके सामने स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, ये इक्वेटर मैंने यहां पर दिखाया है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ अमेरिका, इक्वेटर से नीचे साउथ अमेरिका और दूर यहां ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट करके दिखाया है, और यहां आप देख सकते हैं गैलापागोस आइलैंड। तो ये तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का नतीजा है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का नतीजा है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन एंड अदर टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ये हटके यहां आ गया। ठीक है, तो एडेप्टिव रेडिएशन क्लासिकल एग्जांपल क्यों? क्योंकि डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड की अगर बात करें, थ्योरी शोन है ना, थ्योरी शोन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बाय, पॉइंट टू बी नोटेड, जो ये थ्योरी है एडेप्टिव रेडिएशन का, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एक एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? डाइवर्जेंट, एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव डाइवर्जेंस कहते हैं बाय एडेप्टिव रेडिएशन। सही बात है, बिकॉज ऑफ उसके 4 ये फैक्टर्स याद रखिएगा कमांडोज, क्यों गैलापागोस आइलैंड एक बेहतरीन क्लासिकल एग्जांपल है डार्विन फिंचेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना, बाय व्हाट, बाय मैकेनिज्म ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि वो एक आइसोलेटेड टेरिटरी है, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल कट के अलग मेनलैंड से, कोई नाता ही नहीं है, अबंडेंट फूड रिसोर्स, एरिया कम है, लेकिन वहां का वेजिटेशन, वहां का क्लाइमेट बिल्कुल अलग है, और उनके खुद के अपनी स्पीसीज, क्योंकि कोई भी स्पीसीज एक दूसरे से मैच करता नहीं है, उनको आपस में किसी भी कॉम्पिटिटर या फिर प्रेडेटर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। दीज आर द रीजंस
These are the reasons for required factors for adaptive radiation. इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनसीईआरटी में। डार्विन फिंचेस का एग्जांपल ध्यान रखिए। तो चलिए इन बातों को लागू करते हैं। गैलापागोस आइलैंड पे ये एक लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन इसको कहा गया, करेक्ट। हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी ये शो करता है क्योंकि एरिया कम, स्पीसीज बहुत तरह के, है ना, अलग अलग तरह के। बायोलॉजिस्ट पैराडाइज, किसी भी बायोलॉजिस्ट के लिए वो एक स्वर्ग के समान है अपनी जो है नेचुरल चीजों को स्टडी फॉलो करने के लिए, इवोल्यूशन समझने के लिए। आइलैंड ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं इसको, आइलैंड ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। क्यों? क्योंकि मेन लैंड से वॉल्केनिक इरप्शन से टुकड़े बनकर अलग हुए थे। ठीक है, तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। यही वो प्रमोटिंग फैक्टर्स है जो एडेप्टिव रेडिएशन को बढ़ावा देता है फॉर टू थिंग्स, या तो एडेप्टिव कन्वर्जेंस या एडेप्टिव डाइवर्जेंस। फिलहाल गैलापागोस आइलैंड के डार्विन फिंचेस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बाय एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल है। क्लियर? यही बात अगर हम ऑस्ट्रेलिया पे लागू करें तो यहां ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, है ना, पाउच्ड मैमल्स जो पाए गए वो भी अलग अलग तरह से। क्यों? क्योंकि ये मेन लैंड से अलग हो गए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण। ये एनसीईआरटी में एक जगह लिखा है कमांडोज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया, ध्यान दीजिए सब लोग, यस। और उनको जो है बहुत सारे दूसरे मैमल्स, क्योंकि यहां प्लेसेंटल मैमल्स कम थे और पाउच्ड मैमल्स को ज्यादा मौका मिला जो है डाइवर्सिफाई होने के लिए। तो ये भी मार्सुपियल रेडिएशन कहते हैं उसको। एनसीईआरटी में प्रेजेंटेशन बना हुआ है। क्लियर? क्लियर। तस्मानियन वुल्फ हो गया आपका, ठीक है, ग्लाइडर, शुगर ग्लाइडर हो गया। दीज आर ऑल व्हाट, कंगारू, कोआला, ये सब के सब जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर सेम हैबिटेट के अंदर डाइवर्सिफाई हुए एडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर? लेकिन यही जो प्लेसेंटल मैमल्स, पीएम प्लेसेंटल मैमल्स भी पाए गए अलग अलग। तो ये एडेप्टिव रेडिएशन 2 और ये एडेप्टिव रेडिएशन 1, मतलब ये एक एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है, ये एक एडेप्टिव रेडिएशन। लेकिन किसी भी जगह पे सेम बायोजियोग्राफिकल एरिया में एक से ज्यादा या दो से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन पाया जाए तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। उसको ही हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल आपस में क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दिस इज द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके कमांडोज, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एवरीवन क्लियर? एवरीवन ऑफ यू आई मेरी बात समझ में? तो यही बात अब एनसीईआरटी में लिखा है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर विद इन ऑस्ट्रेलिया, सेम हैबिटेट, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन किसी भी आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया में। प्लेसेंटल मैमल भी है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी वहीं पर ही हैं, पाउच्ड मैमल्स, दोनों ही एडेप्टिव रेडिएशन कर रहे हैं। लेकिन एक से ज्यादा, दो एडेप्टिव रेडिएशन आपस में क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यही एनसीईआरटी समझाना चाह रहा है। प्लेसेंटल मैमल, मार्सुपियल मैमल, एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऐसे करके आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन है। फाइनली, व्हाट इज द एसेंस ऑफ डार्विनिज्म? ये पूरा पढ़ने का उसकी थ्योरी में एक ही बात समझ में आए कि नेचर सिलेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज द एसेंस ऑफ डार्विनिज्म। टू की कंसेप्ट पॉइंट्स, ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन, है ना। अब इवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन। जितना कम लाइफ स्पैन होगा इवोल्यूशन जो है उतने ही कम समय में होगा। कम लाइफ स्पैन, इवोल्यूशनरी टाइम भी कम। ज्यादा लाइफ स्पैन, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी, इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड भी ज्यादा। दिस इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट, तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल सारे याद रखने हैं। बेंडेड एंट ईटर, टाइगर कैट, ये सारे के सारे मार्सुपियल रेडिएशन ऑस्ट्रेलिया में शो करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल। लेकिन उसी ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेसेंटल मैमल्स होंगे वो भी एडेप्टिव रेडिएशन करते हैं, लेकिन दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि उनकी बिहेवियरल हैबिट्स एक जैसी होंगी, एक ही कॉमन हैबिटेट कॉन्टिनेंट शेयर करने के कारण, फूड रिसोर्सेज वगैरह सब सेम है, इसलिए उनको अपना बिहेवियर सेम रखना पड़ता है। यानी कमांडो सब लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली कंपेयर, मार्सुपियल मोल, है ना, नुम्बाट एंटीटर, नुम्बाट इज एन एंटीटर, नुम्बाट नाम लिखा होगा एंटीटर, ये आपस में क्या शो कर रहे हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सीई। और डाउन द वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे जाइए, ऐसे सारे नाम, ये सब आपस में क्या शो कर रहे हैं? एडेप्टिव रेडिएशन। ये सब आपस में क्या शो कर रहे हैं? एडेप्टिव रेडिएशन। एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन ही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, यही बताया गया है। ठीक है कमांडोस, इस तरह से आपको याद रखना है। फाइनली द क्वेश्चन इज, नेचर सिलेक्ट करता है
और जिसे सिलेक्ट करता है यानी वो यूजफुल वेरिएशन के साथ फिट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे इनहेरिट होगा। कैसे इनहेरिट होगा? यानी जेनेटिक बेसिस है टू इवॉल्व, इनहेरिट होना, हेरिटेबल वेरिएशंस। तो एवरी evolution has some or either genetic basis only. क्यों? क्योंकि inherited adaptive ability has a genetic basis. जेनेटिक बेसिस क्या है कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो जीन्स उनको कंट्रोल करने वाले वो पास हो रहे हैं। क्या बोलते हैं, डार्विन इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो भी माइनर छोटे छोटे धीरे धीरे स्लो वेरिएशंस सेलेक्ट होते जाते एक्यूमुलेट होके पास ऑन हो जाते हैं, और इसी में ही समय लगता है। हेंस ही डिफाइंड इवोल्यूशन एज ए ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। क्लियर? फिटनेस रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट। एडेप्टेशन मतलब हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स जो अंदर मौजूद थे, बस जैसे ही एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे कंडीशंस आए तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को मौका मिला एक्सप्रेस होने का जो पहले से प्री एग्जिस्टेड थे, लेकिन एनवायरनमेंट में चेंज होने का इंतजार कर रहे थे। तो पॉपुलेशन में इतने सारे मेंबर्स है, यही तो छोटे छोटे वेरिएशन है। कब कौन सा बड़ा वेरिएशन एक यूजफुल वेरिएशन की तरह सिलेक्ट हो जाए नेचर के थ्रू, और अचानक वो ऑर्गेनिज्म, वो मेंबर फिट हो जाएगा। फिट कहने का मतलब है सरवाइव करना, और सरवाइव करके रिप्रोड्यूस करना, सिलेक्टेड बाय नेचर। तो फाइनली लेमार्किज्म, डार्विनिज्म से पहले लेमार्क ने अपने अटेम्प्ट में जो है लाइफ फॉर्म्स को समझाने के लिए, स्पीसीज बनने के पीछे नए नए जो चेंजेस को उन्होंने 2 शब्दों से समझाने की कोशिश की। द की कंसेप्ट्स ऑफ लेमार्किज्म, ऐसे याद रखिए, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये 2 शब्द की टर्म्स है लेमार्किज्म के, करेक्ट। और की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म में 2 शब्द हैं, दैट इज ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग ऑफ डिसेंस एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री का इंपॉर्टेंस बताता है, और नेचुरल सिलेक्शन को तो डार्विन ने अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन कहा ही है। क्लियर कमांडोज? अब क्वेश्चन ये आता है, द स्टोरी ऑफ अर्थ डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज अ प्रोसेस। सही बात है, जब तक आपने अर्थ बनना, अर्थ में वो कंडीशंस क्रिएट होना जिससे कि लाइफ आ सके, तब तक आपको जो है इवोल्यूशन खुद एक प्रोसेस लगेगा। यस, करेक्ट। लेकिन स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ कैसे कैसे इवॉल्व होते गए, डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज अ प्रोडक्ट। वही लाइफ फॉर्म, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स कैसे बनते गए, डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैसे एस्टेब्लिश हुआ, तब आपको इवोल्यूशन खुद एक उत्पाद, प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट किस प्रोसेस का? नेचुरल सिलेक्शन, द मैकेनिज्म कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। द क्वेश्चन इज हु विल डिसाइड कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है क्या? अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो थॉमस माल्थस, इस दौरान डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन ऑफ द बुक रिटन बाय द इकोनॉमिस्ट, है ना, टी.आर. माल्थस। थॉमस माल्थस जो है, उन्होंने किताब लिखी थी एसेज ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ एसेज ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन करके जो किताब लिखी थी, उस किताब में एक लाइन पढ़ के जो है क्या बोलते हैं, काफी प्रभावित हुए डार्विन की हाँ, पॉपुलेशन साइज तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, n स्क्वायर डबलिंग होता जाता है, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले रिसोर्सेस हमेशा n+1 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आगे बढ़ता है। तो हमेशा रिसोर्सेस तो लिमिटेड रहेंगे, है ना, हमेशा चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन उन्हीं रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके पॉपुलेशन साइज स्टेबल रहना, यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। डार्विन ने इसको कहा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हर ऑर्गेनिज्म में एनफ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है, और सबने अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल से क्या बोलते हैं रिप्रोड्यूस कर दिया, तो फिर तो पॉपुलेशन साइज कितना एक्सप्लोर कर जाएगा एक्सपोनेंशियली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर कहा नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स। डार्विन के स्टेटमेंट्स, रिसोर्स आर लिमिटेड, पॉपुलेशन साइज स्टेबल, वेरिएशन, रिसोर्सेज लिमिटेड है और पॉपुलेशन भी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, उन कम रिसोर्सेज को भी बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके सरवाइव करना ही जिनको आता है, दैट इज। और अंतर तो है, सब लोग एक तरह से एफर्ट नहीं कर सकते, सब लोग एक तरह से यूटिलाइज, एक्सप्लोर नहीं कर सकते सारे मेंबर्स एक ही पॉपुलेशन के, क्योंकि उनको क्लाइमेटिक फैक्टर, फूड, शेल्टर, बायोटिक, एबायोटिक, अलग अलग फैक्टर्स का सामना करने के बाद जो भी है ना, यानी कॉम्पीट, एनकाउंटर करने वाला कॉम्पीट करेंगे, इंट्रा एंड इंटर,
डार्विन ने इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल को मेन माना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि उससे कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी स्पीसीज अपनी पॉपुलेशन का आर वैल्यू, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और दूसरों को आउटब्रीड, मतलब दूसरों से ज्यादा, जिसके लिए रिसोर्सेस को ज्यादा इस्तेमाल करना आना चाहिए। सो दीज आर द एसेंस ऑफ डार्विनिज्म, और तब जाके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो कि नेचर ने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ के देखिए, पॉइंट्स इस तरह से सब लिखे हुए हैं। यस कमांडोज। फिर देखिए आगे, द इनसाइट ऑफ डार्विनिज्म, वेरिएशंस विच आर हेरिटेबल पास ऑन, है ना, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि उन्हीं वेरिएशंस को इस्तेमाल करके, उन सिलेक्टेड यूजफुल वेरिएशंस को इस्तेमाल करके लिमिटेड रिसोर्स में भी जो है यूटिलाइज करके सर्वाइव करना, रिप्रोड्यूस और लीव मोर प्रोजेनी। दिस इज वॉट गोइंग ऑन, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डार्विनिज्म। डार्विनिज्म थ्योरी का सीक्वेंस क्या है? यह है, ऐसे याद रखना है आपको। स्पीसिएशन, इवोल्यूशनरी फोर्स, न्यू स्पीसीज अराइज, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। फिर मेंडेल ने इनहेरिटेबल फैक्टर्स की बात कही, नए नए फिनोटाइप्स आने के पीछे, बट इट वॉज बीइंग इग्नोर्ड और अननोन टू डार्विन, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर डार्विन ने इनहेरिटेबल माइनर वेरिएशंस, डार्विन ने भी बात की है, लेकिन वो फैक्टर या जीन्स इन सब के बारे में नहीं जानते थे। वो तो कह रहे हैं कि कुछ यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनहेरिट हो सकता है, माइनर छोटे छोटे वेरिएशन से, बट जो भी यूजफुल हो जाए, राइट, माइनर वेरिएशन। ह्यूगो डिवराइज, उसके बाद 1901 के बाद, है ना, ह्यूगो डिवराइज, उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया। किस पे? इवनिंग प्रिमरोज। इयोथेरेना लेमार्कानिया, जो प्लांट पर काम करते हुए म्यूटेशन जैसी घटना को डिस्कवर किया और म्यूटेशन थ्योरी पुट फॉरवर्ड किया, जिसमें म्यूटेशन को उन्होंने लार्ज डिफरेंस इन पॉपुलेशन कहा। अचानक से सडनली होने वाला जेनेटिक चेंज बड़े पैमाने पे पॉपुलेशन पे हो जाता है, जो कि नए स्पीसीज के बनने के लिए जिम्मेदार है, ये म्यूटेशन थ्योरी का कहना है। नाउ द क्वेश्चन क्या बनेगा? एनसीईआरटी बेस्ड, ध्यान दीजिए कमांडोज, कि डार्विन ने वेरिएशन की बात कही और म्यूटेशन की बात किन्होंने की? ह्यूगो डिवराइज। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वेरिएशन ऑफ डार्विन एंड म्यूटेशन ऑफ, जबकि म्यूटेशन इज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये आज हम जानते हैं, लेकिन उस समय तो बात ये थी कि वेरिएशंस, और इन्होंने म्यूटेशन वर्ड पे आ गए। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, स्मॉल, माइनर, डायरेक्शनल, स्लो एंड ग्रेजुअल, सही बात है। जिन माइनर स्मॉल वेरिएशंस की बात, हेरिटेबल वेरिएशंस की बात कही है, वो डायरेक्शनल होते हैं और स्लो होते हैं, ग्रेजुअल, धीरे धीरे बिल्कुल एक डायरेक्शन में फॉलो होकर, ये डार्विन का कहना था। जबकि सडनली, अचानक, क्विकली, रैंडम, डायरेक्शनलेस, बिना किसी सोचे समझे, सडनली लार्ज सिंगल स्टेप जो है म्यूटेशन को ह्यूगो डिवराइज ने सॉल्टेशन वर्ड दिया। ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग म्यूटेशन फुट फॉरवर्डेड बाय किसके द्वारा, है ना, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, ह्यूगो डिवराइज मानते थे। और वेरिएशंस के बारे में क्या कहना था? इस तरह से कंपेरेबल क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी पॉइंट्स ऐसे ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, है ना। जरा सा के लिए गलती हो जाएगा कि एज म्यूटेशन डिफाइंड बाय ह्यूगो डिवराइज, ऑल द अबव, एज वेरिएशन डिफाइंड बाय डार्विन, ऑल द अबव, आपके सामने लिखे हुए पॉइंट्स। और सॉल्टेशन वर्ड जो है म्यूटेशन के लिए कैसे इस्तेमाल हुआ था, तब आपको ऐसा सिंगल लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सॉल्टेशन को कहा गया है। क्लियर कमांडोज? अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओरिएंटेड, ध्यान से सुनिएगा। ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल है, जिसके मेन कंसेप्ट्स ये तीन हैं। व्हाट इज दैट? कि किसी भी पॉपुलेशन में जो जीनोटाइप को बनाने वाले अलील्स, उनकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहती है, जनरेशन टाइम पासेस, मतलब ये मानना है, एक हाइपोथेटिकल, एक मान्यता है, ऐसे प्रिंसिपल जो सिद्धांत दी गई है, कुछ पॉइंट्स को मानते हुए कि एक पॉपुलेशन बिल्कुल स्टैग्नेंट स्टेबल है, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को तय करने वाले जेनेटिक एलिमेंट, एलील्स, ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले वो फिक्स है जनरेशन टू जनरेशन। टाइम चेंजेस, जनरेशन चेंज हो रहा है, वो सारे के सारे, राइट, क्या बोलते हैं, अलील्स की फ्रीक्वेंसी कैसी है? यस कमांडोस, कैसी है? दैट इज स्टेबल, that is stable. Gene pool remain constant, genetic equilibrium, ठीक है, जीन पूल रिमेन कांस्टेंट,
जीन पूल कांस्टेंट है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, पॉपुलेशन इज इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जीरो फ्रीक्वेंसी चेंज, यानी वहां हार्डी-विनबर्ग लागू है। अगर ये 3 पॉइंट्स लागू है तो हार्डी-विनबर्ग लागू है, और ऐसा पॉपुलेशन कभी इवॉल्व नहीं करेगा। यह सबसे पहला कंक्लूजन है, क्योंकि इवोल्यूशन होने के लिए हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल का सिद्धांत लागू ना होना जरूरी है। अगर हार्डी-विनबर्ग के सिद्धांत के स्टेटमेंट्स किसी पॉपुलेशन पर लागू हो जाए, अमेंड कर दें, इफ यू अमेंड इट, देन सच अ पॉपुलेशन, ऐसा पॉपुलेशन क्या नहीं करेगा, इवॉल्व नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन लेट्स सी व्हाट दैट इज। आगे देखते हैं। टोटल सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी 1, तो ये रहा वो एल्जेब्रिक इक्वेशन p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैथमेटिकल स्टेटमेंट रिटन एज, जो बात मैं शब्दों में रख रहा हूं उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का ये एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेशन p प्लस q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। p स्क्वायर है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, डोमिनेंट जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप 2pq, रिसेसिव जीनोटाइप q स्क्वायर। क्लियर। अलील दो ही तरह के होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। p अलील डोमिनेंट अलील को रिप्रेजेंट करता है, q अकॉर्डिंग टू हार्डी-वन रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव अलील को। तो हेल्प है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, हेल्प टू इंटरप्रीट, क्या है हार्डी-विनबर्ग, वो क्या मदद करता है कि इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई भी पॉपुलेशन इवॉल्व है ना, उसमें क्या बोलते हैं, चेंजेस, उसमें इवोल्यूशनरी फोर्सेस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इवोल्यूशन कर रहा है कि नहीं, इवॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता लगाने में मदद करता है एक मैथमेटिकल अप्रोच के साथ। यस, इट्स ट्रू। तो अगर मैं सही हूं तो इस बात के लिए देखिए, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जेनेटिक वेरिएशन किसी भी पॉपुलेशन में लाने के लिए 5 फैक्टर्स जिम्मेदार है। कितने? 5 फैक्टर्स। व्हाट दे आर? रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन। 5 अलग अलग क्वेश्चन यही बन सकते हैं। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? जीन फ्लो क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? ये एक साइटोलॉजिकल घटना है जो क्रॉसिंग ओवर मियोटिक सेल डिवीजन, गैमेट बनते दौरान रीशफलिंग ऑफ जीन्स से जो है नए नए पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनने के चांसेस होते हैं ऑस्टिन में पास होने के लिए, दैट इज रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन इज अ सडन जेनेटिक चेंज विथ जेनेटिक इफेक्ट। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंसेस और किसी भी तरह का किसी भी लेवल पे अचानक होने वाले अलग अलग फैक्टर्स से होने वाले चेंजेस जो कि वाकई में ही यूजफुल हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, साइलेंट, मिससेंस, लेकिन इट इज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन क्योंकि परिवर्तन तो हुआ है, म्यूटेशन। यस, एक पॉपुलेशन, किसी भी स्पीसीज के एक पॉपुलेशन से दूसरे और दूसरे से फिर पहले वाले 2 पॉपुलेशंस के बीच लगातार जो है मेंबर्स का माइग्रेट करना, और हर मेंबर एक जीनोटिपिक कॉम्पोजिशन उसकी होती है, जेनेटिक मेकअप होती है, तो इसी को ही कहते हैं जीन फ्लो करना, क्योंकि वो लगातार मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, लगातार मल्टीपल टाइम्स। व्हेन द माइग्रेशन ऑफ एनी मेंबर फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है और एक आजू बाजू थोड़े डिस्टेंस पे दूसरे पॉपुलेशन में, तो दिस इज अकरिंग मल्टीपल, एक से अधिक बार हो, इस घटना को हम ऐसे जीन फ्लो को हम कहते हैं जेनेटिक माइग्रेशन। और उससे जो है अलील और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी दोनों ही पॉपुलेशन में चेंज होता है। क्या ये इवोल्यूशन का एक फैक्टर है? हां। कैसे? मे बी और मे नॉट, लेकिन हां, ये एक फैक्टर है, मैं बताऊंगा कमांडोज। फिर आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर जीन फ्लो बाय चांस, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? इफ अ जीन फ्लो अकर्स बाय चांस, सडन, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि ये तो डायरेक्शन में था, ये तो किसी कारणों से हो रहा है माइग्रेशंस, लेकिन वही किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन में जीन फ्लो बाय चांस, नॉन डायरेक्शनल, देन इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक माइग्रेशन में यही अंतर है, क्योंकि दोनों में ही तो जीन फ्लो हो रहा है। फिर अंतर क्या है? क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कमांडोज, मेरी बात आ रही समझ में? और यही एनटीए आपको जो है गड़बड़ा सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपने अभी मेरी डेफिनेशन में गौर किया कि जीन फ्लो व्हेन अकर मल्टीपल टाइम्स बिटवीन 2 पॉपुलेशन, 2 फ्लो, 2 डायरेक्शन होता है ना, ये एक पॉपुलेशन 1 से 2 और 2 से भी 1, दोनों की तरफ हो रहा है, लगातार हो रहा है। लेकिन यही बाय चांस, अचानक एक बारी हुआ, अचानक हुआ, बाय चांस हुआ, नॉन डायरेक्शनल हुआ, तब ऐसे जीन फ्लो को ही जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। एंड एट लास्ट द फैक्टर विच एक्ट एज इवोल्यूशनरी ड्राइविंग फोर्स इज नेचुरल सिलेक्शन, द एसेंस ऑफ डार्विनिज्म। चलिए इन सभी बातों को समझते हैं। किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल जो कि जीनोटाइप का समअप है, N+1
है ना। और अगर इसी जीन पूल में अगर हम परिवर्तन लाते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, इन पांचों में से किसी ना किसी एक से ज्यादा फैक्टर्स लगातार काम करते रहे जिसको समय लगता है, लेकिन इफ दे आर वर्किंग तो डेफिनेटली द पॉपुलेशन विल इवॉल्व, इवोल्यूशन डज अकर, इवोल्यूशन तो होगा, यही वो इंटरप्रिटेशन है। अब इसको देखिए, फॉर्मूला से हम समझते हैं, पॉपुलेशन साइज विथ 5 जीनोटाइप्स, 10 अलील्स, कितने अलील्स है टोटल? 10 अलील्स, दोनों अलील्स मिलाकर टोटल अलील्स कितने? 2, 10 में से 6, देखिए ना ध्यान से, 0.6, 0.4, 60% डोमिनेंट अलील, 40% रिसेसिव अलील, तो P प्लस Q1 कांस्टेंट। आज से 10 साल बाद, 11,000 साल बाद, 10,000 साल बाद, 1,00,000 साल बाद भी उस पॉपुलेशन में जाकर अगर हम इन दोनों, नया कोई अलील आया नहीं है ना, तो तीसरा कोई अलील आया नहीं, मान के चलिए यही रहा है ना, कोई म्यूटेशन नहीं, कुछ नहीं, यही 2 अलील और इसी रेशियो में रह गए, वही 0.6 और 0.4 ही आ रहा है, तो यानी इवोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट, हार्डी-विनबर्ग अप्लाई। वैसे ही जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी पता लगाने का ये फॉर्मूला है, इसको भी ऐसे देखे, तीनों है ना, 2 अलील्स है, दोनों अपने आप में प्योर होमोजाइगस हो या दोनों का हाइब्रिड हेट्रोजाइगस हो, ये 3 तरह की जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस, उनका भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल किसी चेंज का नहीं, इज इक्वल टू 1। 100 में से 60% ऐसे, 20% ऐसे, 20% ऐसे, बराबर बराबर। तो दीज आर द फॉर्मूलाज हाउ टू अप्लाई, ये ध्यान दीजिएगा कमांडोज, कैसे हम पता लगाते हैं वो यहां बताया गया है। इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपने साल भर प्रैक्टिस किया होगा। अब आते हैं एनसीईआरटी, 5 फैक्टर्स, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन। अब इसमें से जीन फ्लो क्या है? माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, और बार बार हो तो उसको हम जीन फ्लो, जेनेटिक माइग्रेशन कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं। लेकिन वही जीन फ्लो अगर बाय चांस एक स्मॉल पॉपुलेशन पे हो जाए तो उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और वो 2 तरह से काम करता है। बाय चांस जो हुआ है जीन फ्लो, वो 2 तरह से हो सकता है, फाउंडर इफेक्ट, बॉटलनेक। फाउंडर इफेक्ट में माइग्रेशन बाय चांस, और बॉटलनेक इफेक्ट कब होता है? जब एक बड़े से पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पॉपुलेशन अचानक किसी नेचुरल कैलामिटी, और सारी नेचुरल कैलामिटी, यस, डिजास्टर्स बाय चांस ही होते हैं। When a small population disturbed by any natural calamity, that is called bottleneck effect, जो कि स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाता है। नया स्पीसीज इवॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन स्पीसीज एक्सटिंक्शन का सामना ना करे, उसको कंजर्व करने का ये नेचुरल तरीका है, बॉटलनेक इफेक्ट। क्लियर कमांडोज? और इससे एक नया पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन फाउंडर इफेक्ट से बन सकता है। आई मेरी बात समझ में? यस, दिस इज द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 तरह से काम करता है, फाउंडर इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट बाय चांस नेचुरल डिजास्टर का सामना करता हुआ स्मॉल पॉपुलेशन में होने वाला फ्रीक्वेंसी चेंज, और फाउंडर इफेक्ट जो है वो बाय चांस माइग्रेशन, जीन फ्लो हो जाना। ठीक है, अब कमांडो सब लोग गौर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो पॉइंट ये है, यस, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा है, प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशन सिलेक्टेड न्यू फिनोटाइप। क्वेश्चन ऐसे तो पूछेंगे कि माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट क्या सजेस्ट करता है? माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट सजेस्ट व्हाट? फिर स्टेटमेंट्स दिए होंगे, तो कौन सा माइक्रोबियल? सपोज लीडरबर्ग्स जो है बैक्टीरियल एक्सपेरिमेंट, जिसमें मास्टर प्लेट के अंदर बहुत सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज थी, लेकिन उनको रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक से जब इनोकुलेट करते हुए दूसरे 2-4 अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक मीडिया में, एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में जो है ट्रांसफर किया गया, तो बहुत सी कॉलोनीज डिसअपियर हो गई, बट कुछ फ्यू कॉलोनीज सस्टेन, मींस दे वर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब उनमें वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पहले से ही था, उनके अंदर म्यूटेशन से किसी भी तरीके से डेफिनेटली वो वेरिएंट वो था, प्री एग्जिस्टिंग, यही तो उसका मतलब है, प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस यूजफुल वेरिएशन जो उसमें आ चुका था। लेकिन जैसे ही एनवायरमेंट हॉस्टाइल हुआ तो वो छुपा हुआ हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ने उसको मौका दे दिया एक्सप्लोर करने के लिए। सो दिस इज व्हाट बेसिकली टू सपोर्ट नेचुरल सिलेक्शन,
पॉइंट टू बी नोटेड, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट ये सजेस्ट कर रहा है और न्यू फिनोटाइप्स आना ही स्पीसिएशन का एक सूचक है। इट्स इंडिकेटर, जो छुपा हुआ कैरेक्टर्स, यूजफुल कैरेक्टर्स। तो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे क्वेश्चंस जो है थोड़ी देर के लिए जो है डिलेमा सोचने में मजबूर कर देता है कि ये कौन सा माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट, उससे क्या पता चल रहा है। लेकिन एनसीईआरटी नाउ, इसलिए कहते हैं कमांडोज, बिल्कुल मोहब्बत हो जाना चाहिए एनसीईआरटी बुक से, तब आपको उसका एक एक लाइन, एक एक कतरा आपको जो है अच्छे से याद हो जाएगा और फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेम्प्ट ना कर सको, क्योंकि आप है बायोमेंटर कमांडोज। मेरी बात आ गई समझ में? यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन और इस पे क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि एडवांटेजियस म्यूटेशंस कैन बी हेल्पफुल, हार्मफुल। तो वही माइनर वेरिएशन सब में आए, इतनी सारी कॉलोनीज थी, लेकिन जिनमें आया, जिनको मौका मिला एक्सप्रेस करने का, हिडन कैरेक्टर्स, दिस इज एडेप्टेशन। तो डार्विनिज्म में यही तो बातें बताई गई है। एबिलिटी टू इनहेरिट द एडेप्टेशन, बस वो सर्वाइव, रिप्रोड्यूस मोर प्रोजेनीज लेफ्ट, फिर सारे रेजिस्टेंट बनते जाएंगे क्योंकि वो कर गए रेजिस्ट, बाकी सब खत्म हो गए दूसरे और भी स्पीसीज मेंबर्स। तो वेरिएशन इन रॉ मटेरियल है ना, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। अब ये सारे स्टेटमेंट्स, दीज आर ऑल करेक्ट। वेरिएशन दो ही तरीके से आता है, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन, करेक्ट। ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, बाकी दोनों से क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज में अदला बदली चेंजेस होते हैं, कम ज्यादा शिफ्टिंग होती है, तभी तो नेचुरल सिलेक्शन सामने आएगा। यस, तो दीज आर ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। फाइनली कमांडोस देखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन, अब ये ध्यान से समझिएगा कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डार्विनियन, है ना, डार्विनियन एसेंस ऑफ थ्योरी। डार्विनियन थ्योरी के एसेंस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, वो क्या कहना चाहता है कि नेचुरल सिलेक्शन ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन का, जैसा कि मेंडल का मानना है, और है ना, ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन इसलिए क्योंकि एक्चुअल डार्विन ने जो है कैसे डिफाइन किया था नेचुरल सिलेक्शन को, प्रिजर्वेशन ऑफ है ना, यूजफुल वेरिएशंस, beneficial variations and rejection of harmful variation as what I call natural selection. डार्विन का एक्चुअल उनके कहे गए कथन, स्टेटमेंट इन हिज बुक, preservation of useful variation and rejection of harmful variation as what I called natural selection. इसलिए तो उन्होंने कहा ड्राइविंग फोर्स, और यूजफुल वेरिएशन आ गए और उन्हें इस वजह से सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल। और यूजफुल वेरिएशन क्यों? क्योंकि क्लाइमेट, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स, प्रेडेटर, पैरासिटिज्म, हर तरह सबका, कॉम्पिटिटर्स सबका सामना करके क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर रिप्रोडक्टिव सक्सेस इंट्रोड्यूस, नेचुरल सिलेक्शन क्या देता है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस, डिफरेंशियल, जो सुपीरियर होगा वही ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करके प्रोजेनी ऐड करेगा, मोर प्रोजेनी। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। बिल्कुल एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा है, दिस इज व्हाट द एसेंस ऑफ डार्विनिज्म, है ना, मूल तत्व डार्विनिज्म का क्या है, वो ये लाइन है। ठीक है कमांडोज, नेचुरल सिलेक्शन एनहांस डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, ये बात भी सही है। और फाइनली वो तीन तरह से काम करता है। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स बाय 3 मोड, है ना, हाउ मेनी मोड, 3 मोड। व्हाट आर दोज मोड, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल, डिसरप्शन। एक से स्टेबल एनवायरमेंट, स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, स्टेबलाइजेशन मतलब होमोजीनियस एनवायरमेंट, ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है और हेट्रोजाइगोसिटी को मौका मिलता है, एवरेज फिनोटाइप को ज्यादा मौका मिलता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एक्सट्रीम्स की कंपैरिजन में। करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेबल एनवायरमेंट, स्टेबल जीनोटिपिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हेट्रोजाइगोसिटी को ज्यादा मौका मिलता है। करेक्ट। डायरेक्शनल में एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम को दूसरे एक्सट्रीम से ज्यादा मौका मिलता है। The percentage of either extreme, dominant or allele, is favored. और इससे ही इवोल्यूशन होता है। Which natural selection mode induce evolution? स्टेबलाइजेशन से इवोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा काफी समय तक, जब तक एनवायरमेंट, जब फिर एनवायरमेंट हॉस्टाइल आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन रीचेंजिंग होगा, किसका अच्छा बुरा, दैट्स। तो उस इवोल्यूशन, इससे इवोल्यूशन नहीं होता। ये एक नेचुरल सिलेक्शन है जो कि किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन को एक स्टेबल एनवायरनमेंट में स्टेबल फ्रीक्वेंसी से रखता है, प्रमोटिंग एवरेज फिनोटाइप, क्योंकि वही ज्यादा एक्सेप्टेबल है वहां सर्वाइव करने के लिए। नेचुरल सिलेक्शन इसलिए क्योंकि सर्वाइवल। लेकिन
किसके वजह से, है ना, कौन सा नेचुरल सिलेक्शन है जो लगातार इवोल्यूशनरी फोर्स की तरह काम करता है? वो है डायरेक्शनल नेचुरल मोड, सिलेक्शन मोड, ठीक है, जिसमें आइदर एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव। क्लियर? और डिसरप्शन ये बाय चांस सडन होता है, जिसमें हेट्रोजाइगोसिटी की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है एंड बोथ एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड। डोमिनेंट और रिसेसिव जो है बढ़ जाते हैं और हेट्रोजाइगस कम हो जाते हैं, ठीक है। डिसरप्शन देखते हैं कैसे। कमांडोज एनसीईआरटी से ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम्स, ये प्रेजेंटेशंस, ग्राफ यूज करके क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो पीक हायर नैरोअर, ठीक है, ये क्या है? ये स्टेबलाइज्ड, ये है वन डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन, या तो रिसेसिव या डोमिनेंट। क्लियर? तो दिस इज डायरेक्शनल। और यहां देख सकते हैं टू पीक्स, क्योंकि एक्सट्रीम्स, बोथ एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड और हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस हो जाता है। इससे दो सब पॉपुलेशन, एक ही स्पीसीज के दो सब स्पीसीज बन सकते हैं। किस नेचुरल सिलेक्शन से? व्हेन अ स्पीसीज, है ना, डाइवर्सिफाई इनटू टू सब स्पीसीज ड्यू टू विच नेचुरल सिलेक्शन? आंसर होगा डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर कमांडोस? तो ये था आपका हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल और नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट, उसके 3 मोड्स जहां से क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। और इसमें से जो है कौन सा सिलेक्शन, यस कमांडो, सिकल सेल ट्रेट कौन सा सिलेक्शन मान के चलता है? आंसर होगा दैट इज सिकल सेल ट्रेट, मलेरिया प्रोन रीजन। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, एक ऐसा क्षेत्र जो मलेरिया प्रोन है, अब बताइए वहां कौन सा फेवर्ड होगा? स्टेबलाइज, क्योंकि वहां जिंदा रहना, सर्वाइव करने के लिए मलेरिया से बचना जरूरी है, मलेरिया रेजिस्टेंट बनना जरूरी है। कौन सा? मलेरिया रेजिस्टेंट, नेचुरल इम्यून सिस्टम काम करे। और ये एक जेनेटिक लोड है। डिलीटरस जीन, कौन सा जीन? डिलीटरस जीन, आई रिपीट, डिलीटरस जीन। कौन सा जीन? डिलीटेरस जीन, दैट इज सिकल सेल जीन। वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हेट्रोजाइगोसिटी को फेवर करते हुए स्टेबल सिलेक्शन, मलेरिया प्रोन रीजन, क्योंकि तभी पॉपुलेशन के ज्यादातर लोग वहां बच पाएंगे, नहीं तो डेडली मलेरिया, फैटल मलेरिया, दैट इज फेल्सीफेरम के अटैक से ज्यादा लोगों की डेथ होगी कम एज के अंदर, वो अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ को भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और मलेरिया, तो पॉपुलेशन ने क्या किया? पॉपुलेशन को सर्वाइव और स्टेबल रखने के लिए, आई बात समझ में, स्टेबलाइज सिलेक्शन का चयन किया। और किसकी फ्रीक्वेंसी वहां ज्यादा होती है? हेट्रोजाइगोसिटी। तो यस, कभी कभी पॉपुलेशन को सर्वाइव कराने के लिए डिलीटरस जीन को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी सिलेक्ट करके, है ना, पॉपुलेशन साइज स्टेबल रखने के लिए स्टेबलाइज सिलेक्शन का काम करता है। इस घटना को कहते हैं जेनेटिक। विच नेचुरल सिलेक्शन, है ना, एग्जिबिट जेनेटिक लोड? आंसर होगा स्टेबलाइज सिलेक्शन फॉर सिकल सेल ट्रेट। स्टेबलाइज्ड, ऑप्शंस अलग अलग लिखे रहेंगे, फलाना सिलेक्शन ये, फलाना सिलेक्शन ये, आपको याद रखना है स्टेबलाइज, एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। ओके कमांडोज, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ओके कमांडोज, सो लेट्स मूव विद द ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। अब इस पैराग्राफ में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि डिफरेंट जो ईयर्स मेंशन्ड है वो अच्छे से प्रॉपरली याद हो, किस ईयर, कितने मिलियन ईयर्स अगो कौन से ग्रुप्स किस तरह इवॉल्व हुए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बेसिस क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके कमांडोज, तो इसके अकॉर्डिंगली आप सब लोग ध्यान दीजिए कि ऐसा मान के चलिए कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स अपीयर्ड, करेक्ट, और जो नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स बने उसके बाद। क्लियर? सम सेल्स ऑक्सीजन रिलीजिंग यानी साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही, जिनके अंदर लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसा होता रहा, है ना। तो ये एक सीक्वेंस है कि पहले हेट्रोट्रॉफ्स आए, फिर कीमोऑटोट्रॉफ्स आए, राइट, फिर कीमोऑटोट्रॉफ्स के बाद जो है फोटोऑटोट्रॉफ्स आए। तो दिस इज द सीक्वेंस। जो सबसे फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आया होगा वो कैसा रहा होगा? आंसर है हेट्रोट्रॉफ्स, करीब 2000 मिलियन साल पहले। तो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म्स बने, करेक्ट, और इन्वर्टिब्रेट्स इवॉल्व्ड, सारे जितने भी इन्वर्टिब्रेट है वो 500 मिलियन साल पहले ही आए, ऑल इंडो, अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो, राइट। लाइफ बिगिन इन वाटर,
पानी में ही तो जीवन शुरू हुआ, राइट? ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले लैंड ड्वेलिंग कंडीशंस, लैंड में किसने इन्वेड किया, है ना? तो इन्वेडेड लैंड देयर आफ्टर, लाइफ उसके बाद पानी से लैंड में आया। तो प्लांट्स क्योंकि बहुत सारा थे, तो कौन किनके एंसेस्टर्स जो है पानी से निकलकर जमीन पर आए? प्लांट्स। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इन्वेड लैंड, करेक्ट स्टेटमेंट। एक एक लाइन एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस में आपको याद रखना है डेटा वाइज। फिर जॉलेस फिशेस 350 मिलियन ईयर्स अगो, और उससे फिर जॉड फिशेस आए। जॉलेस फिशेस साइक्लोस्टोम्स जो है वो आए 350 मिलियन ईयर साल पहले। फिर उनसे कुछ जॉड फिशेस आए। क्लियर, राइट? अब इसका प्रूफ क्या है? 1938 अ फिश कॉट, एक मछली जैसा, ठीक है, मछली जैसा, मछली नहीं था वो, मछली जैसा साउथ अफ्रीका में पाया गया सीलोकैंथ लोब फिन्स, जिसको मान लिया गया था कि वो एक्सटिंक्ट है, थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। लोब फिन्स आर थॉट टू बी एम्फीबियंस, उनको जो है कनेक्टिंग लिंक माना गया, वो एम्फीबियंस उनको कहते हैं, लोब फिन्स आर एम्फीबियंस। यही एक क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि फर्स्ट फिश लाइक लिखा है तो स्टूडेंट स्पीसीज पे टिक कर देंगे, लेकिन पीसीज पे टिक नहीं करना है। ओके कमांडोस, छोटी छोटी बात। लोब फिन्स आर एम्फीबियंस, एंसेस्टर्स ऑफ फ्रॉग एंड सैलामेंडर, क्योंकि फिशेस के बाद ही एम्फीबियंस आए, तो कनेक्टिंग लिंक में जो है लोब फिन्स को, क्योंकि इनमें, यस कमांडोस, है ना, दे कैन मूव आउट ऑफ वाटर, हवा में भी सांस ले पाते थे ये। तो एंसेस्टर्स ऑफ फ्रॉग एंड सैलामेंडर्स, एम्फीबियंस से फिर रेप्टाइल्स आए, और सबसे बड़ा ट्रू लैंड, गौर करिए, फर्स्ट ट्रू लैंड इनहेबिटिंग एनिमल्स, एनिमल किंगडम में लैंड कंडीशंस में कौन सा एनिमल ग्रुप सबसे बेस्ट एडेप्टेड माना गया है? आंसर है रेप्टाइल्स। और उसका कारण है कि उनमें बर्थ होने की प्रोसेस से ही वो प्रोटेक्टिव है। थिक शेल्ड एग्स है उनके अंदर, जिससे कि वो ड्राई कंडीशंस में अच्छे से एडेप्टेशन फॉर ड्राई कंडीशंस ऑफ लैंड, यही उसका रीजन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, व्हाई रेप्टाइल्स आर, तो कमांडोज दिस इज द आंसर, थिक शेल्ड, यानी वो बर्थ होने से पहले वेल प्रोटेक्टेड आते हैं ड्राई कंडीशंस का सामना करने के लिए। फिर ऐसा भी हुआ है ना, रिवर्स इवोल्यूशनरी प्रोसेस, रेट्रोग्रेसिव, की कुछ फिश लाइक रेप्टाइल्स, यानी कुछ रेप्टाइल्स जाकर वापस पानी में चले गए और मछली जैसे बन गए। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा एनसीईआरटी डेटा बेसिस, जीके बेस्ड क्वेश्चन कमांडोज। फिश लाइक रेप्टाइल, इक्थियोसॉर्स, इक्थियोफिश, इक्थियोसॉर्स, ऐसे करके कुछ सब लिखे रहेंगे। आप किसको टिक करेंगे? जो फिश लाइक रेप्टाइल है, आंसर होगा इक्थियोसॉर्स। बिगेस्ट डायनासोर, अच्छा उसी समय रेप्टाइल्स के लिए सभी जानते हैं मीसोजोइक एरा, गोल्डन एरा, दैट इज मीसोजोइक एरा, उसके क्रिटेशियस में वो इवॉल्व हुए, जुरासिक में वो सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किया, और ट्रायसिक में एक्सटिंक्ट भी हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये था, बिगेस्ट डायनासोर ध्यान रखिएगा सबसे बड़े साइज का, दैट इज टायरानोसोर रेक्स, टाइनासोरस रेक्स, ये नाम याद रखिएगा कमांडोस। आपने थोड़ी देर पहले देखे थे अलग अलग, है ना, ब्रैंकियोसॉरस, है ना, टेराडॉन, मैंने बोला था कौन हर्बीवोर, कौन कार्निवोर, कौन बाइपेडल, उसमें ये ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे सबसे बड़ा डायनासोर कौन रहा, तो आपको याद रखना है कमांडोस, दिस इज द आंसर। एक फंडामेंटल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस चैप्टर से पूछ लेंगे एंड यू हैव टू स्कोर। 3 क्वेश्चन आना है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से आएगा, एडेप्टिव रेडिएशन से आएगा, या फिर ह्यूमन इवोल्यूशन के किसी सीरीज से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे आप सोचिए, या फिर एनसीईआरटी के चैप्टर के फर्स्ट हिस्से में जो आपने फंडामेंटल्स पढ़े अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कौन सी थ्योरी क्या कहता है, किसने किसको डिस्कार्ड किया, लुइस पास्चर ने कैसे डिस्कार्ड किया, केमिकल इवोल्यूशन को किसने प्रूव किया साइंटिफिकली विद अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ओके कमांडोस, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। बिगेस्ट डायनासोर, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट भी हो गए, मीसोजोइक एरा में इवॉल्व भी हुए, गोल्डन एज भी था और एक्सटिंक्ट भी हो गए। एग्जैक्ट रीजन कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा मानते हैं कि ज्यादातर हर्बीवोर्स थे, उनको ह्यूज डाइट, है ना, चाहिए, तो डायनासोर्स डिसअपियर्ड, और उनका डिसअपियर होना जरूरी था मैमल्स को और ज्यादा इवॉल्व होने के लिए। अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं होते तो मैमल्स इवॉल्व पूरी दुनिया में स्प्रेड नॉन नहीं हो सकते थे। आ रही ना मेरी बात समझ में? यस। तो डायनासोर्स डिसअपियर्ड सडनली, क्लाइमेटिक चेंज किल्ड देम, आइस एज शुरू हो चुका था और दे कांट सर्वाइव द कोल्ड, ये ऐसा मान से उसमें बहुत सारे एंजाइम्स और सब काम नहीं करेंगे,
इतना भयावह शरीर और वेजिटेशन की कमी, खाने पीने की कमी, तो क्लाइमेटिक चेंज वाज वन ऑफ द रीजन, यही मानते हैं। एंड सम इवॉल्व्ड एज बर्ड्स, आर्क्योप्टेरिक्स उसका एक एविडेंस है। तो बहुत सारे डिसअपियर हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, क्लाइमेटिक चेंज, ये सारे प्रोमिनेंट रीजन है। ऑल द अबव आंसर होगा यस। फर्स्ट मैमल, अब मैमल्स इवॉल्व हुए, श्रीव लाइक। फर्स्ट मैमल्स जो है छोटे छोटे बिल्कुल चूहे जैसे, श्रीव लाइक। मैमल्स डोमिनेटेड, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर उसका कारण था। मैमल्स धीरे धीरे डोमिनेट पूरी दुनिया में स्प्रेड होते गए, डायनासोर एक्सटिंक्शन उसका बहुत बड़ा कारण था। मैमल्स, इसके अलावा विविपेरस, वेल एडेप्टेड विविपेरस, अपने यंग वंस को कम संख्या में लेकिन वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड, अंदर अपने जन्म देने से पहले पूरा डेवलपमेंट को ध्यान देना, विविपेरिटी विथ इंटेलिजेंस, जो कि बढ़ता गया, उसका प्रमाण है द बेस्ट स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। जो कम्युनिकेशन स्किल और अपने इंटेलिजेंस की वजह से सबसे बेहतर इवोल्यूशन जिसने शो किया है वो है मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस। तो ये दो कारण है। मैमल स्प्रेड ऑल ओवर द अर्थ, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पूरी दुनिया में स्प्रेड होने का एक कारण है अलग 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 तरह के एनवायरमेंट और हैबिटेट में जो है मैमल स्प्रेड ऑन हो पाए ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिससे उनके बीच कॉम्पिटिटिव रिलीज, क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव रिलीज, क्योंकि एक ही जगह रहते बहुत सारे मैमल्स डेंसिटी में, तो आपस में कॉम्पीट करके ही खत्म हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से उनके बीच बहुत सारे कॉम्पिटिशन ही खत्म हो गए, रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गया और उनको मौका मिला ज्यादा से ज्यादा अपने हैबिटेट में अपने निक को डिफाइन करने का। दिस इज द साइन ऑफ इवोल्यूशन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यही बात एनसीईआरटी कहना चाहता है। दो एग्जांपल्स कमांडोस, इसके दो बेहतरीन एग्जांपल। साउथ अमेरिका जॉइंट नॉर्थ अमेरिका, द मैमल्स ऑफ साउथ अमेरिका ओवर रिडन द नॉर्थ अमेरिकन फौना। एक इक्वेटर से ऊपर, एक इक्वेटर से नीचे, नॉर्थ अमेरिका इक्वेटर के ऊपर, साउथ अमेरिका इक्वेटर के नीचे, सदर्न हेमिस्फीयर वो नॉर्दर्न, और तो वहां के जो दोनों मैमल से एक दूसरे से ओवर रिडन, मतलब निजात मिल गया, जरूरत से ज्यादा निजात किसको, साउथ अमेरिका के मैमल्स को नॉर्थ अमेरिका के फौना एनिमल्स से, अपने अपने जगह पे अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस के साथ पनपने का मौका मिला। दैट्स द पॉइंट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द गिवन एग्जाम्पल, है ना, या फिनोमिना जो है, घटना जो है साबित करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कारण है। दूसरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इफेक्ट का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने आपको एडेप्टिव रेडिएशन में बताया कमांडोज। पाउच्ड मैमल्स को जो है सर्वाइव, पाउच मैमल्स वहां इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रैंडम हुआ अचानक, और वहां पर पाउच्ड मैमल्स, मार्सुपियल मैमल्स ज्यादा थे, मेटाथीरियंस, ठीक है, मेटाथीरियंस जो थे वहां ज्यादा थे, तो उनको क्या मिला, फायदा मिला उसका कि दे लैक, उनको कंपटीशन का सामना ना के बराबर अदर मैमल्स से जो है, क्योंकि वहां प्लेसेंटल मैमल्स की संख्या कम थी, तो वहां के रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का मौका मार्सुपियल मैमल्स को मिला, इसलिए वो तेजी से उस लैंड मास में क्या हुए, एडेप्टिव रेडिएशन स्प्रेड होते गए। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के दो एग्जांपल एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, जो क्वेश्चन आपसे बनेगा। मैन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ हु हिमसेल्फ कलेक्टेड एविडेंस ऑफ हिज ओन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। बात सही है। ऐसे तो हॉर्स का इवोल्यूशन, एलिफेंट का इवोल्यूशन, ऐसे बहुत सारी कहानी है, लेकिन सबसे बेहतर है कहानी इंसान की इवोल्यूशन का, और इंसान ही एकमात्र ऐसा प्रजाति है अर्थ पे जिसने खुद अपने इवॉल्व होने की कहानी को संग्रहित किया, एविडेंटली पता लगाया। क्यों? क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट है। क्लियर कमांडोस? अब इस प्रेजेंटेशन से आप सबको याद रखना है कि किस एरा के किस पीरियड में कौन से प्लांट ग्रुप्स डोमिनेंट थे। ध्यान से आप देखिएगा, जो जुरासिक, आप एक मेन याद कर लीजिए, मीजोजोइक जुरासिक में फर्न्स, कॉर्निफर, साइकड्स, ये जो ग्रुप्स थे, जब डायनासोर्स डोमिनेंट थे उस समय प्लांट ग्रुप्स कौन कौन थे, कॉर्निफर, साइकड्स, फर्न्स, ये डोमिनेंट थे, करेक्ट। फिर आज मॉडर्न एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स के जो एंसेस्टर्स कौन रहे होंगे, ठीक है, दैट इज साइलोफाइटॉन। ये क्वेश्चन आ सकता है कमांडोज, ध्यान रखिएगा, इससे ऐसे करके आपको याद करना है। क्लियर? फिर ब्रायोफाइट्स किसके थ्रू आए, दैट इज क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, है ना। जोस्टर फाइलम जो है इज अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ लाइकोपॉड्स, हर्बेशियस, देखिए ना।
और आर्बोसॉन्ट लाइकोपोड्स परमेनियन पीरियड में सबसे डोमिनेंट थे, और जुरासिक में हर्बेशियस लाइकोसॉट्स जो है उसके कंपैरिजन में ज्यादा डोमिनेंट थे, उस समय ये कम हो गए थे। इस तरह से इसको देख के याद रखना है आपको। ओके कमांडोज, नेक्स्ट लेट्स सी ह्यूमन इवोल्यूशन इन अ सीक्वेंस। ध्यान से एनसीईआरटी देखिए, आपको इन रिस्पेक्टिव ड्राप्थिकस, रामापेथिकस, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल एंड होमो सेपियंस। अब इस पूरे सीक्वेंस में दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, लेकिन इसमें अब कंसेप्ट यह है कि सबके बीच कितना रिलेशन है, डिस्टेंटली, लेस, है ना, लेस क्लोजली या वेरी क्लोजली। डिस्टेंटली, लेस क्लोजली, वेरी क्लोजली, ये तीन शब्द का मैंने प्रयोग किया। इसको समझाने के लिए आपके सामने वर्ड्स हैं होमिनॉइड्स, है ना, दैट इज होमिनॉइड्स, होमिनिड्स। ध्यान दीजिए कमांडोज, होमिनिड्स, होमिनॉइड्स, होमिनिड्स, क्लियर, होमिनॉइड्स, होमिनिड्स एंड होमो। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएगा कि होमिनॉइड्स का क्या मतलब होता है, होमिनिड का क्या मतलब होता है, एंड होमो का क्या मतलब होता है। होमिनॉइड्स मतलब डिस्टेंटली रिलेटेड। कौन? इस पूरे सीक्वेंस में ड्राप्थिकस और रामापेथिकस क्या है, होमिनॉइड्स हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। यस, ड्राप्थिकस और रामापेथिकस क्या है, डिस्टेंटली है, रिलेटेड डिस्टेंटली, क्लियर। ड्राप्थिकस और होमिनॉइड्स कौन है, ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ऑस्ट्रेलोपेथिकस इज अ होमिनॉइड, is a hominid, less closely related। इंसान के टर्म्स में बात हो रही है कि ह्यूमन इज डिस्टेंटली रिलेटेड टू, तब हो जाएगा होमिनॉइड्स। और जब लेस क्लोजली रिलेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, होमिनिड। कौन? ऑस्ट्रेलोपेथिकस। सब सीक्वेंस में है, लेकिन कौन कितना डिस्टेंटली है, कौन लेस क्लोजली है और कौन मोर क्लोजली। होमो मतलब मैन लाइक, होमो मतलब ही मैन लाइक, क्लियर। होमिनॉइड्स मतलब मोर एप लाइक, और होमिनिड्स मतलब प्रायर टू एप मैन, एप मैन। ये एप लाइक, ये एप मैन और ये मैन लाइक, ऐसे करके याद रखिएगा। तो मैन लाइक होगा वो क्लोजली रिलेटेड है, कौन? होमो। एप मैन लेस क्लोजली रिलेटेड है, और जो कि एप लाइक है तो वो तो डिस्टेंसली रिलेटेड होगा। छोटी छोटी ये बातें आपको ध्यान रखनी है कमांडोज। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ये कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा कमांडोज। ड्राप्थिकस कितने साल पहले, पॉइंट टू बी नोटेड, हाउ मच ईयर अगो, 15 मिलियन ईयर्स अगो, वॉज मोर एप लाइक, करेक्ट। कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ एप्स, ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऐसे सोचिए ना आप कि कब आए, ज्यादा वो एप जैसा होता है, एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर मानते हैं, कॉमन एंसेस्टर बिटवीन एप एंड मैन, क्योंकि उसी से ही ब्रांच आउट करके बने हैं। एप की सीरीज, मॉडर्न गोरिल्ला डे, सब वो धीरे धीरे करके, और मैन भी, तो कॉमन एंसेस्टर। और डायरेक्ट एंसेस्टर किसका? एप का, क्लियर, ओके। रामापेथिकस, इट वॉज मोर मैन लाइक। दोनों में क्या डिफरेंस है? रामा और एक ही आगे पीछे, एक ही मिलियन ईयर अगो में है, लेकिन एक एप लाइक है, दूसरा मोर मैन लाइक। कौन? रामापेथिकस। फॉसिल्स फ्रॉम प्लियोसिन रॉक ऑफ शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया से उसको जो है डिस्कवर किया गया। बोथ वेयर, अब दोनों में सिमिलैरिटी और क्या है, ये पॉइंट याद रखिएगा। बोथ वेयर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, ठीक है, हेयरी। फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स, इथोपिया तंजानिया के खुले मैदानों के आसपास त्वंग वैली करके एक जगह था, 5 साल के बच्चे का एक स्केलेटन मिला था, उस समय का त्वंग बेबी नाम दिया गया। यस, है ना, इथोपिया तंजानिया में एज होमिनिड फीचर, है ना। देखिए ये कौन थे? होमिनॉइड। कौन? ड्राप्थिकस और रामापेथिकस। लेकिन ये तो क्या थे? होमिनिड फीचर। 3 से 4 मिलियन साल पहले मैन लाइक प्राइमेट्स उनको माना गया, ईस्टर्न अफ्रीका के, है ना, ईस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड में, ईस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड में। अंडरस्टूड। अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात करें, फर्स्ट एप मैन। यस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन। अगेन ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड, क्योंकि फर्स्ट एप मैन कह रहे हैं ना, इसलिए कनेक्टिंग लिंक और कॉमन एंसेस्टर दो अलग अलग बातें हैं। कॉमन एंसेस्टर पूछेंगे तो ड्राप्थिकस, और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन तो आंसर होगा दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथिकस, क्योंकि ये फर्स्ट एप मैन है। 4 फीट इसकी ऊंचाई, वॉक्ड अपराइट, एग्जिस्ट 2 मिलियन ईयर्स।
2 मिलियन ईयर्स अगो। एक एक डेटा याद रखना है कमांडोज। त्वंग बेबी, इसी ऑस्ट्रेलिया है ना, लिव इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, यूज स्टोन वेपन्स, एट फ्रूट्स। हर्बीवोरस था, फ्रूगीवोरस था, एट फ्रूट्स। वेपन्स का इस्तेमाल करता था सिर्फ खुद, है ना, स्टोन वेपन्स, खुद को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, कार्निवोरस हंटिंग नहीं करते थे। होमो हैबिलिस, होमो हैंडीमैन, टूल मेकर, औजार बनाना ये जानते थे। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड थे, होमिनिड लेकिन फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे, इसलिए इनको होमो हैबिलिस नाम दिया गया। ध्यान रखना कमांडोज, दैट इज हैंडीमैन, टूल मेकर, होमो हैबिलिस वाज अ होमिनिड, लेकिन मैन जैसे फीचर्स इंसान से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होने के कारण उसका नाम होमो हैबिलिस पड़ा। हैबिट्स चेंज हो गए, हाथ फ्री हो गया, हाथों का इस्तेमाल, ऑपोजिबल थंब, टूल मेकर, हैंडीमैन, एंड डिड नॉट एट मीट, और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 650-800, काफी ज्यादा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस का 500, ड्रैप्थेकस और रामापैथिकस का 300 से 400। तो धीरे धीरे पूरे इस लिंक पे आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा है इंटेलिजेंस। पूरे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में सबसे खास बात है इरेक्ट पोस्चर एंड इंटेलिजेंस। क्लियर? तो 650 to 800 सीसी उसका जो है क्रेनियल कैपेसिटी था। नेक्स्ट, होमो इरेक्टस जावा मैन एग्जिस्ट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो विथ मोर क्रेनियल, और ये कार्निवोरस था, एट मीट मतलब कार्निवोरस। तो विच एंसेस्टर इन ह्यूमन इवोल्यूशन वाज कार्निवोरस? आंसर होगा होमो इरेक्टस, जावा मैन। निएंडरथल मैन, जिसमें सोशलिज्म डेवलप हुआ, दे है यूजिंग, उनमें इतनी कैपेसिटी, उनका आप देख सकते हैं कि उनका जो क्रेनियल कैपेसिटी भी वो 400 सीसी के, 1400, यस, ईस्ट सेंट्रल एशिया में 1400 सीसी इंसान, मॉडर्न मैन के बराबर उनकी क्रेनियल कैपेसिटी, अपने आसपास जो है एनवायरनमेंट को समझना, है ना, और इतनी दिमाग थी कि कह सकते हैं आप कि उनका ब्रेन इतना था, इस बात की समझ थी, प्राइवेसी फीलिंग, कि वो जो है चमड़े का इस्तेमाल, जो हंटिंग करते थे उस चमड़े का इस्तेमाल अपने पहनावे के लिए, क्लोथिंग के लिए करने का, तो इसके लिए दिमाग चाहिए, जो उनके पास था 1400 सीसी। एंड बरीड, यानी लाइफ आफ्टर डेथ, अपने जो एंसेस्टर्स और अपने जो पूर्वजों के मृत्यु के बाद उनको जो है बरी करना, ये भी उनके प्रैक्टिस में था, रिलीजियस प्रैक्टिस में था। तो ये धीरे धीरे शो कर रहा है। ऐसे करके मॉडर्न मैन एग्जिस्टेंस में आए 75,000 से 10,000 साल के बीच, आइस एज के दौरान पूरी दुनिया में, विथ 14 to 1450 सीसी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, डोमेस्टिकेशन स्प्रेड ऑल ओवर द अर्थ। कौन? मॉडर्न मैन, पिछले 10,000 सालों के अंदर। यस, ड्यू टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सिविलाइजेशन आया, और इसी दौरान प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, अपने आसपास नेचर को समझकर, है ना, कलाकृतियां लिखना, डेटाबेसिस मेंटेन करना, ये सब चीजें, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भोपाल एमपी का भीमबेटका, जहां पर सुंदर आकृतियां पत्थरों के ऊपर, पहाड़ों के बीच पत्थरों में किया हुआ है। दिस प्रूव्स कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन का पूरा कंसेप्ट है। तो पूरा ये सीक्वेंस आपको इस तरह से याद रखना है कमांडोज। क्वेश्चंस का जो है 4 मेजर हिस्से हैं इस चैप्टर से, ये याद रखिएगा। ह्यूमन इवोल्यूशन के ये डेटाबेसिस क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्लियर? दूसरा, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, उसमें फाउंडर इफेक्ट का क्या मतलब है, जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या डिफरेंस है, 3 तरह के नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करते हैं, उनका क्या मतलब होता है, कौन हेट्रोजाइगोसिटी को बढ़ावा देता है, कौन एक्सट्रीम्स को फेवर करता है और हेट्रोजाइगोसिटी को कम कर देता है, दैट इज डिसरप्शन। कौन सा नेचुरल सिलेक्शन नेसेसरली इवोल्यूशन के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर? क्योंकि स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, अनस्टेबल एनवायरनमेंट में कौन से चीज को फेवर करना पड़ेगा यूजफुल, दैट इज सीन इन डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। इसलिए वो नेसेसरली इवोल्यूशन में रोल प्ले कर रहा होता है विथ टाइम, समय के साथ। इस तरह से मेन बातें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एडाप्टिव रेडिएशन के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को क्या एविडेंटली होमोलॉगी और एनालॉगी में क्या डिफरेंस है। तो इन बातों को समझाने के लिए यस कमांडोज, मैं अभी बात करूंगा। टीचर टॉट इंटरेक्टिव पेज आपके पास है, ध्यान से देखिए। उससे पहले यहां पर आप ध्यान से देखें कि जो बेबी चिंपैंजी का स्कल है वो किससे मैच कर रहा है। जो बेबी चिंपैंजी है, क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है नीचे और आता है कि बेबी चिंपैंजी का स्कल
अडल्ट स्कल से ज्यादा मैच करता है रादर देन दी अडल्ट एप। ये अडल्ट एप का स्कल है और ये बेबी चिंपैंजी का स्कल है, वो किसके साथ ज्यादा मैच कर रहा है। और उसका प्रूफ है कि आप देख सकते हैं एवरी वन ऑफ यू कि सामने का जो जॉ है वो ज्यादा प्रोट्रूडेड है, यू शेप्ड है सामने यहां पर, और यहां पर सी शेप्ड दबा हुआ है। क्लियर। डू यू नो में ये कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, कौन सी ऐसा इफेक्ट है जिससे या तो अलील्स फिक्स हो जाते हैं या लॉस हो जाते हैं। आंसर है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इसका आंसर है। जेनेटिक ड्रिफ्ट वो असर है जिसके वजह से, है ना, शिवाल्स राइट इफेक्ट भी कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट को। व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन एज स्पैमनेक्टिक। अगला, विच इवोल्यूशनरी फैक्टर इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। कौन सा इवोल्यूशनरी फैक्टर ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन है? नेचुरल सिलेक्शन। है तो 5 फैक्टर्स, लेकिन उनमें से नेचुरल सिलेक्शन ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। फिर हाउ नेचुरल सिलेक्शन और फॉर डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, कैसे नेचुरल सिलेक्शन जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव, तो वो तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ावा देता है। नेचुरल सिलेक्शन किसको बढ़ावा देता है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस, क्योंकि डार्विन ने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही अल्टीमेट फिटनेस माना है। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। यस कमांडोज। फिर डिसएडवांटेज इन जीन कैरिड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। इट इज ट्रू दैट डिसएडवांटेज जीन्स जो होते हैं वो हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहते हैं। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही बात है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि सिकल सेल ट्रेट हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिलीटरियस से नुकसानदायक है, इसलिए वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहते हैं हमेशा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आंसर इन वन वर्ड, आंसर इन वन वर्ड, जैसे गोल्डन एज ऑफ फिशेस, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस, है ना। एम्फीबियंस कार्बोनिफेरस है, फिशेस का डेवोनियन पीरियड है ना। फिर रेप्टाइल्स के लिए जुरासिक पीरियड, मेसोजोइक एरा, जुरासिक पीरियड। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस कौन है? पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल स्टडी डायरेक्ट एविडेंस देते हैं। अर्थ एक पूरी किताब है, याद करिए, मैंने ये सब आपको समझाया था। ओके कमांडोज। डू कंपेयर, रिवाइज करने का और एक बेहतरीन तरीका, होमोलॉगी वर्सेस एनालॉगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट वर्सेस जेनेटिक माइग्रेशन, मैंने ये सब डिफरेंसेस आपको बताए हैं। ध्यान से देखिए। एडेप्टिव रेडिएशन और कन्वर्जेंस। एडेप्टिव कन्वर्जेंस कौन शो करते हैं? यस, मार्सुपियल मैमल और प्लेसेंटल मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एक ही जगह पे बायोजियोग्राफिकल के एरिया में दोनों जो है आपस में एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन कर रहे होते हैं, तो उसी को एडेप्टिव कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। वेस्टिजियल एटावेस्टिक ऑर्गन में क्या डिफरेंस है? एनाजेनेसिस, क्लेडोजेनेसिस। स्पीसिएशन दो तरह से होता है, सिंगल लीनिएज या डाइवर्सिफाइड। अगर सिंगल लीनिएजेस होते हैं, एक से एक स्पीसीज लगातार बनते जाते हैं वन आफ्टर द अदर, दैट इज कॉल्ड एनाजेनेसिस। और एक से दो स्पीसीज बनते हैं, उसको कहते हैं क्लैडोजेनेसिस। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखना है। ओके कमांडोज। तो क्वेश्चंस फॉर इग्नाइटेड ब्रेन्स, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा, इससे पूरा एनसीईआरटी आपको रिवाइज हो जाएगा। विल जेनेटिक ड्रिफ्ट ब्रिंग चेंजेस इन जीनोटिपिक एलीलिक, दोनों ही फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस लाते हैं क्या, है ना। व्हेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एक्सट्रीम्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के देखिएगा। बिस्टन बेटुलरिया का जो एक्सपेरिमेंट इंग्लैंड में किया गया था, उससे क्या साबित होता है कि पहले 93% क्या थे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। तो इससे आप क्या इन्फर करते हैं, और है ना, इस तरह से अगर आप इवॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा एनसीईआरटी, है ना। बायोजेनेटिक लॉ को क्या आप सपोर्ट करते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन होते हैं इवोल्यूशन का। इन अ पॉपुलेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 0। अगर कोई कहीं भी 0 है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आप क्या समझते हैं उस पॉपुलेशन के बारे में? वहां इवोल्यूशन नहीं होगा। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ के, जो लिटरेचर आपके साथ डिस्कस किया है, की नोट्स, सब में आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस इट। ओके कमांडोज। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा करें, बेहतरीन करें, है ना। थैंक यू वेरी मच।